उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी फीमेल को सेटिस्फाइड कर दिया तो सच में मैं एक मर्द हूँ। असल मर्द आपकी नज़र में क्या है? पोर्नोग्राफी बढ़ने का तो है ही, क्योंकि अडल्ट कंटेंट जो हम अपने आसपास देख रहे हैं उसकी पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत कम उम्र से वो सब चीज़ें एक क्लिक पे अवेलेबल है। लेकिन जब बेड पर आती है तब उसको पता चलता है कि मेरा जो पार्टनर है उसने कई सारी ऐसी चीज़ों को फील करा है कि जब तक अपनी फीमेल को फर्स्ट टाइम क्राई ना करवा दे, आंसू ना निकलवा दे, तब तक उसको मजा नहीं आएगी। पिल्स खा के या दवाइयाँ खा के या इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करके की जाती हैं कि मेल एंड फीमेल आर इक्वल। भाई पॉलिटिकल ग्राउंड पे इक्वल है, नेताओं को बोलने तो ये बात, साइकोलॉजिकल ग्राउंड पर हम लोग इक्वल नहीं है, हम बहुत अलग है। उसने क्या किया कि मुझे अपनी फीमेल को सेटिस्फाइड करना है 30 मिनट लगातार। तो ये मल्टीपल बॉडी काउंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओनली फॉर सेक्स, इस पर आपकी क्या है? उसके ऑडिटरी सेंसेस इंपॉर्टेंट है कि उसे आप कैसे ट्रीट करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे कितनी रिस्पेक्ट करते हो, कैसा महसूस कराते हो। तो आपने उसका भी सपोर्ट किया था, क्यों आखिर किया? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, शायद नॉटी होने की जरूरत है कि सेक्स को मोनोटोनस नहीं बनाना है। सेक्सुअल टॉयज है, कभी कभी आप पोर्नोग्राफी की हेल्प ले सकते हैं, साथ में शॉवर ले सकते हैं। इस तरह की 25 टिप्स हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी इंटीमेसी की। क्या है ये, क्या सेक्स पोजीशन है, क्या फैल रहा मॉडर्न्स में? एक तीसरा मेल आए और मेरे सामने मेरी वाइफ के साथ सेक्स करे, अच्छा, और वो बैठकर उसको देखना चाहता है, और अगर उसको लगता है तो वो उसको ज्वाइन भी करना चाहता है उस एक्टिविटी में। दिस इज कोल्डिंग एक्सेप्टेड समाज को। कई बार हस्बैंड ही वाइफ को कन्विंस कर रहा है और वो दोनों रेडी हो भी गए और ये सारी चीजें हो भी गई, और ये होने के बाद दोनों गिल्ट में है कि यार ये हमने क्या किया। कोई बेटर पोजीशन या बेटर एक्टिविटी, तो वो सेल्फ डाउट में जा रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर देखने का मन करता है तो उसको भी तो करना चाहिए ना। बट यही तो डिफरेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मेल और फीमेल एक जैसा नहीं है। तो तलाक की वजह यही तो हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यही हो रही है कि आज पसंद आ रहा है, कल पसंद नहीं आ रहा है। ये कपल समझ क्या नहीं पा रहा है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिनसे मिलकर, जिनसे बात कर कर मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहली बात, ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, कई सारे लोगों को रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं। सिर्फ यही इनको अलग नहीं बनाती, कई सारे जो कोच होते हैं जो लोगों को ये समझाते हैं कि आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप कैसे टैकल करना चाहिए, उन तक लोगों को इन्होंने कोचिंग दी है। ये यूँ कहें 100 से ज़्यादा कोच इन्होंने तैयार कर रखे हुए हैं। अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी हस्तियां इनके पास आती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताती हैं, ये इनको पर्सनल लेवल पर भी गाइड करते हैं, जिनका ये अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, जिनको शायद मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा इस समय। अच्छा चार्ज लेते हैं सर, लेकिन आज हमारे साथ बैठे हुए हैं बिना किसी पेमेंट पर, फ्री में आपको वो एडवाइस देकर जाने वाले हैं जो सच में आपको पैसे से कहीं पर नहीं मिलने वाली है। दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है उसका मेन एम होने वाला है कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही। ये जो पॉर्न इंडस्ट्रीज है जिस तरीके से हमारे यूथ को बर्बाद कर रही है, इस पर बात करने वाले हैं। आज सर से हम स्पिरिचुअल लेवल पर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हमने पूछी, बात करी है बैक कैमरा, जो सच में मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वागत है सर आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, विकास जी। थैंक यू सो मच मयंक भाई, वाह मुझे वाकई में बड़ी खुशी है और मज़ा आ रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। और आई रियली विश कि जो बातचीत हम लोग करेंगे उससे आपकी ऑडियंस को कुछ फ़ायदा मिलेगा, और यकीनन अगर चीज़ें सही जाती तो दोबारा बात करेंगे और फिर नई नई चीज़ें लेकर। देखिए आज हम लोगों का जैसा कि क्लियर है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। मेन पैटर्न यह है कि जो दिल से निकलेंगी बातें, जो सच में आपको लगता है कि इंसान को अच्छा बना सकता है। हम स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को पॉर्न इंडस्ट्री से रिलेटेड। कई सारे ऐसे केसेज आ रहे हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर ऐसा देखा गया है कि लड़कियों को टॉर्चर कर रहा है मेल, सिर्फ अपनी अंदर की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी फीमेल को सेटिस्फाइड कर दिया तो सच में मैं एक मर्द हूँ। असल मर्द आपकी नज़र में क्या है? ये जो सारा प्रभाव है ना, ये पोर्नोग्राफी बढ़ने का तो है ही, क्योंकि अडल्ट कंटेंट जो हम अपने आसपास देख रहे हैं उसकी पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत कम उम्र से वो सब चीज़ें एक क्लिक पे अवेलेबल है। एक क्लिक पर आप दुनिया भर का, वैरायटी भर का पॉर्न आप कंज्यूम कर सकते हैं। इस वजह से साइकोलॉजिकल लेवल पे आप देखोगे कि जो ब्रेन का जो स्टिमुलेशन है ना, वो होना कम हो जाता है। स्टिमुलेशन यानी कि उत्सुकता, किसी इंसान को देखकर जो अराउजल हो रहा है, उसको देखकर जो उसके प्रति वो जो सेक्सुअल इमोशन जब वो फील कर रहे हैं वो डाइल्यूट हो रहा है। वो डाइल्यूट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही इंसान को देखकर आप सेक्सुअली कितना मोटिवेट हो सकते हो, कितना स्टिमुलेट हो सकते हो। तो आपको वैरायटी चाहिए, तो आपके ब्रेन को वैरायटी चाहिए। अब वो डाइल्यूशन जो है वो कुछ ऐसा है कि तरह तरह की वैरायटी देखना और सारा उल्टा सीधा तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी देखना
और फिर उस तरह की चीज़ों को करने की जिज्ञासा पैदा कर लेना अपने अंदर। इन सब चीज़ों की वजह से सब होता है कि लगता है कि इंसान तो नहीं बदल सकते, बट इंसान के साथ हम चेंज कर सकते हैं अपने तरीके सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के। और वो कई बार एब्यूजिव हो जाता है कि वहाँ पर फिज़िकली हम टॉर्चर कर रहे हैं सामने वाले को, या देखने में वो शायद वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग है, पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बहुत डिप्रेसिव है और वो एक तरह का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब शादी करके जाती लड़की, अरेंज मैरिज में करके जाए या लव मैरिज में करके जाए, चलिए लव मैरिज का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अरेंज मैरिज में जब लड़की करके जाती है शादी, उसको नहीं पता कि मेरा हस्बैंड जो है कैसा है। देखिए हर एक इंसान इमोशनल चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, बर्ताव कैसा करता है, दारू पीता कि नहीं पीता, इन सब चीज़ों बात करता है इंसान। उसकी सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन कैसी है, इस चीज़ पर हमारा समाज बात नहीं करता, क्योंकि समाज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि लड़की तो चली गई घर परिवार व्यवहार देखकर, लेकिन जब बेड पर आती है तब उसको पता चलता है कि मेरा जो पार्टनर है उसने कई सारी ऐसी चीज़ों को फील करा है कि जब तक अपनी फीमेल को फर्स्ट टाइम क्राई ना करवा दें, आंसू ना निकलवा दें, तब तक उसको मज़ा नहीं आएगी। ऐसा कई मुरादाबाद में केस हुआ, जो फीमेल के जो पार्ट्स हैं उनको डैमेज कर दिया, एक समय तक टॉर्चर करता रहा। वो लड़की सिर्फ अपने ससुराल मायके में क्या बताती कि मेरा जो पार्टनर है बेड पर ये करता, ये तो नहीं बोल सकती है। तो ऐसा कई, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश की कई सारी ऐसी महिलाओं लड़कियों के साथ हुआ जिन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करा अपने समाज में और अपने ही अंदर कुड़ती चली गई। तो मेरा कहीं ना कहीं इसमें लगा कि जिम्मेदार जो मर्द समाज है वो बड़ा जिम्मेदार गया इसमें। आखिर क्या प्रॉब्लम आई, उनको समझ में नहीं आया कि मिसगाइड करा गया उनको? ये सीधे तौर पर ज्ञान का अभाव है। इसमें मिसगाइड या इस तरह का पता नहीं ये शब्द कहना ठीक होगा कि नहीं, पर यह अज्ञानता है, जहाँ पर लोग अपनी मर्दानगी के लिए या फिर वो अपने आप को एक माचो दिखाने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि वो कितना पावरफुल है या फिर वो कितना कैपेबल है, तो वो इस तरह के ख्याल अपने मन में पैदा कर लेता है जो इतने डिस्ट्रक्टिव है कि उससे जब तक रुला ना दे या ये ना कर दे। पर मुझे एक लंबा अरसा हो गया है रिलेशनशिप कोचिंग में। ये सब चीज़ें जो है ये पिल्स खा के या दवाइयाँ खा के या इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करके की जाती हैं। मैंने देखा है कि सेक्सुअली दुनिया का कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो किसी लड़की को देख के जिसका स्टिमुलेशन धीरे धीरे डाइल्यूट नहीं होगा। आप दुनिया की कितनी खूबसूरत लड़की के साथ हैं, एक टाइम पर उसको देखकर भी आपका अराउजल होना कम हो जाएगा। फिर वो मर्दानगी कहाँ से खरीद के लाओगे, कितनी दवाइयाँ खाओगे, अपनी फर्टिलिटी का क्या करोगे? तो ये समझ लेना कि इस तरह की चीज़ें कर लेने से अगर मर्दानगी प्रूव होती है तो 4-6 साल के बाद आपकी मर्दानगी तो ख़त्म हो जाएगी, खत्म हो फिर जाएगी, कहाँ बुढ़ापे जाओगे? तक तो आप मर्द बचे ही नहीं। हाँ, मर्द बचे नहीं। तो ये इस तरह का जो नैरेटिव है या इस तरह का जो माइंडसेट है, यही प्रॉब्लम है। सेक्स एजुकेशन या इन सब चीज़ों पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ये चीज़ें सिखा दी जानी चाहिए, इस पर थोड़ी बात हो जानी चाहिए। बात नहीं हो पाना है, ये सब चीज़ें नहीं होना है, ये सब चीज़ों का कारण है। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट है। आप ही का शायद एक पॉडकास्ट था, जो पॉडकास्ट था ये आप ही की कोई बात थी, मैंने कहीं देखा था कि जो फीमेल्स होती हैं वो 35 to 40 की एज में जब आती हैं तो उनको सेक्स की नीड होती है, एंड जब मेल अपने अर्लियर एज में होता है तब उसको सेक्स की नीड होती है। ये दोनों लोग एक दूसरे का ना कॉम्बिनेशन सेटअप नहीं कर पाता है। इस कुछ आपने बोला था। अगेन इसमें जैसा मैं इस बात को बहुत प्रमोट करता हूँ हमेशा कि कपल एजुकेशन ज़रूरी है। कपल एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डिवोर्सेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स हो रहे हैं, रिश्तों में जो अनफुलफिलमेंट है लोगों के लाइफ में, उसके लिए चाहिए कि हम सामने वाले की साइकोलॉजी और उसकी ज़रूरतों को समझें, एक मेल फीमेल की और फीमेल मेल की। तो ये कपल एजुकेशन का पार्ट है कि हमें समझ में तो आए कि हमारी एक्सपेक्टेशन या हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारी अर्जेस क्या क्या हैं एक दूसरे से। तो ये वो बातें हैं जिसका ख्याल ही नहीं रखा जाता। आमतौर पर जिन लोगों की 28-30 में शादी हो जाती है, वो 35-40 तक जाते जाते तो ये समझने लगते हैं कि अब थोड़ी स्टेबिलिटी का टाइम है ना, अब करियर, काम, घर, बच्चे, पेरेंट्स, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, अब ये चीज़ें तो ठीक है चल रही हैं। और क्योंकि ब्रेन भी स्टिमुलेट नहीं हो रहा अब उतना ज़्यादा, क्योंकि उस एक ही इंसान को देखकर कितना ऑक्सीटोसिन बॉडी रिलीज़ करेगी, कितना डोपामिन रिलीज़ करेगी, टेस्टोस्टेरोन कितना फंक्शन करेगा। तो अब वो सब चीज़ें हो नहीं रही है। तो एक मेल को ये लगता है कि अब क्योंकि मेरी जो जिज्ञासा है वो शांत हो रही है, तो फीमेल भी ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रही होगी, वो भी महसूस कर रही होगी ऐसा। पर ऐसा नहीं होता है, ये सीखने की ज़रूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 34 से 38 में अगर सेक्सुअली हाई फील कर रही है, इसका मतलब कि उसको रोज़ सेक्स चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में से वो चीज़ गायब तो नहीं हो गई है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
तो सेक्स जो है वो ऐसी चीज़ कभी था ही नहीं कि उसे हम रोज़ वाला अफेयर बना लें, है ना। आमतौर पर इंडिया में हम थोड़ा ऐसा ही देखते हैं कि शादी हुई है मतलब तो ये चीज़ तो रोज़ करनी है, और अगर रोज़ ना होके हफ्ते में 2 बार होने लग जाए तो लोगों को क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि यार ये मतलब हमारे बीच में तो बात ही नहीं रही। वो कभी रोज़ वाला मामला था ही नहीं, वो हफ्ते में 1 या 2 बार वाली ही चीज़ थी। बट क्योंकि हम शायद इतने हमेशा से हमने चीज़ों को ऐसे ही परसीव किया है कि हमने उसी को सही फ्रिक्वेंसी समझा, और जब वो फ्रिक्वेंसी मेंटेन नहीं होती है तो हम अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये एक ऐसा एक्ट है जहाँ पर 2 लोगों का साइकोलॉजिकली रेडी होना ज़रूरी है, फिज़िकली रेडी होना ज़रूरी है, और दोनों लोग राइट टाइम पे राइट प्लेस पर एक दूसरे के साथ हैं और वो रेडी हैं। तो आप इंटरकोर्स जैसी चीज़ों में या फिज़िकल इंटीमेसी में जब आप पढ़ते हैं तो वो उसका मज़ा अलग है और उस चीज़ को आप जी रहे हैं। बट आप उसको एक काम की तरह करने लग गए तो वो तो बोरियत ले ही आएगा, और जब बोरियत ले ही आएगा तो बहुत जल्दी वो डाइल्यूशन आ जाएगा कि 3, 4, 5 साल में फिर आपको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। पर एक फ़ीमेल का जो मोटिवेशन का फैक्टर है, उसके जो हार्मोन्स हैं, वो उस थोड़ी ना उसके कंट्रोल में है। उसे ईश्वर ने जैसा बनाया है वैसा बनाया है। अभी उसकी अगर अर्ज है तो वो अपने हस्बैंड से ही एक्सपेक्ट करेगी। तो वहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना होने की वजह से आप देखेंगे कि फ़ीमेल की तरफ से भी एक मोटा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो है वो उस उम्र में ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी चीज़ों के लिए, राइट। तो ये कपल एजुकेशन वाली बात है कि लोगों को थोड़ा एजुकेट कर दिया जाए, सिखा दिया जाए कि कहाँ कहाँ मेल और फीमेल एक दूसरे से डिफरेंट है, तो बात बन जाए। पर हमारा समाज जो है और हमारे देश में मेल फीमेल आर इक्वल वाली चीज़ें जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। किताबों वो पर दिन ब दिन और स्ट्रांग होती जा रही है कि मेल एंड फीमेल आर इक्वल। भाई पॉलिटिकल ग्राउंड पे इक्वल है, नेताओं को बोलने दो ये बात। सोशल ग्राउंड पर इक्वल है, सामाजिक लोगों को बोलने दो, ताकि जो लड़कियां काम नहीं कर रही है, जो उठ के नहीं आ रही, जो आज भी अंडर कॉन्फिडेंट है, उन्हें थोड़ी हिम्मत मिले, ठीक है। सोशल ग्राउंड पर और पॉलिटिकल ग्राउंड पर, मोरल ग्राउंड पर भी ठीक है कि कोई व्यक्ति अपने आप को कम ना समझे तो उसे हिम्मत देने के लिए भी ठीक है। पर साइंटिफिक ग्राउंड पर वी आर नॉट आइडेंटिकल। साइकोलॉजिकल ग्राउंड पर हम लोग इक्वल नहीं है, हम बहुत अलग हैं, हमें बहुत डिफरेंसेस है। फिजिकल पर और उन डिफरेंसेस और उन चीज़ों को थोड़ा सीखने या समझने की ज़रूरत है। तो रिश्तों को बेहतर बनाना है तो उन डिफरेंसेस पे थोड़ा एजुकेशन हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग 2 लोगों के बीच में बन जाएगी और रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे होंगे। और नहीं तो फिर ये जो जंगलीपना है ये होता रहेगा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि एक समय पर कपल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अंडरस्टैंड तो तब करता है ना किसी इंसान को जब इंसान के अंदर इलास्टिसिटी हो, मतलब कि हम आपकी बात समझने की इच्छा रखते हो, तभी ना आपको समझेंगे। एक है कि जैसे कि मैं अगर रोज़ मर्सिडीज में उतर रहा हूँ तो मेरा सेटअप क्या हो गया, मैं मर्सिडीज में उतर रहा हूँ। अब मैं अगर स्विफ्ट डिजायर में उतरूँगा तो बुरा लगेगा, या मैं अगर बाइक पे जाऊँगा तो मुझे बुरा लगेगा। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इंसान ने अपना एक पैकेट बनाया कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ। जैसे उसने क्या किया कि मुझे अपनी फीमेल को सेटिस्फाइड करना है 30 मिनट लगातार, तो उसने क्या किया, एक पैटर्न बना दिया। अब जब वो 30 मिनट सेट नहीं हो पा रहा है, अब उसको बुरा लग रहा है कि मैं तो कर नहीं पाया, मैं नामर्द ना बन जाऊं कहीं अपनी पत्नी की नज़र में, इसलिए भी शायद वो भागता है। एंड दूसरा, फीमेल की तरफ अगर लेकर आए, उसको भी लगता है कि अगर मैंने अपने मेल को सेटिस्फाइड नहीं करा तो ये कहीं और जाएगा। वो दोनों जो एक दूसरे को ये जो प्लेजर मिल सकता था, इंजॉयमेंट जो मिल सकती, उसको छोड़ दिया और वो एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने के पैटर्न को ले आए। और जब वो नहीं ले पा रहे हैं तब वो डिप्रेशन में है, तब वो सर्च कर रहे हैं, गुप्त रोग का इलाज कर रहे हैं। कहीं पर रास्ते में देख गया बोर्ड, वहाँ पूछ रहे हैं भैया कैसे करें। इस पर थोड़ा बताइए कैसे इसको टैकल करें। देखिए, आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। प्लेजर और हैप्पीनेस 2 अलग बातें हैं, है ना। प्लेजर और हैप्पीनेस 2 अलग चीज़ें हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग हैप्पीनेस के नाम पे प्लेजर को ही चेस कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, पार्टी कर रहा है, घूम के आ रहा है, तो उसे क्या लग रहा है कि यार यही तो ज़िंदगी की छोटी मोटी खुशियाँ हैं। ये खुशियाँ नहीं हैं, ये आनंद है, ठीक है। और जो मोमेंट्री है, यानी कि प्लेजर जो रहता है ना, वो कुछ देर का होता है, कुछ मोमेंट्स का होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आप मूवी देखने गए, मूवी देखा, उतनी देर अच्छा लगा, फिर आप उसी पॉइंट पे आ गए। आपको घूमने का मन किया, आप घूमने गए, वापस आ गए, फिर आप उसी पॉइंट पे आ गए, राइट। तो प्लेजर सस्टेनेबल नहीं होता, पहली चीज़। हैप्पीनेस जो है वो सस्टेनेबल होती है। मान लीजिए कि आप फिट हैं, आपको किसी तरह की बीमारी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने आप को तंदुरुस्त रखा है, इस बात की खुशी आपको रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या सिर्फ 2 घंटे के लिए रहेगी या हमेशा रहेगी? ये चीज़ महसूस करके तो आप हमेशा ही खुश महसूस करोगे, है ना। आपके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हैं और नाम कमा रहे हैं,
इस बात में आपको आनंद मिल रहा है या खुशी मिल रही है ना? खुशी मिलेगी। और ये खुशी क्या सिर्फ ऐसा है कि आज सुबह थी दोपहर में ख़त्म हो गई? ये तो हमेशा रहेगी। तो हैप्पीनेस सस्टेनेबल होती है। तो सबसे पहले ये समझना कि शादी आप सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं करते, आप खुशी के लिए करते हैं, ठीक है? प्लेजर उस शादी में कभी है कभी नहीं भी है, तो हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस के लिए उस रिश्ते का अच्छा चलना इंपॉर्टेंट है। प्लेजर का कॉन्सेप्ट कैसा है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुलाब जामुन खाने में मज़ा आ रहा है, प्लेजर मिल रहा है। जैसे ही उसने पहला गुलाब जामुन खाया, उसका प्लेजर थोड़ा सा सेटल हुआ, दूसरा खाया, तीसरा, चौथा खाते खाते उसका मन भर गया, अब नहीं खाना, है ना? और पांचवा छठा आते आते उसको ऐसा लग रहा है वॉमिट हो जाएगी अब तो। यानी कि प्लेजर क्या होता है, जैसे ही मिलना शुरू होता है ना, वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्लेजर आना शुरू हुआ, आपका मन भरने लगता है और एक पॉइंट पे ऐसा लगता है बस अब नहीं। गेटिंग इट? सेक्स भी ऐसे ही है, सेक्स भी ऐसे ही है। आपको कोई चीज़ खानी है, वो भी ऐसे ही है। आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे, 4-6 पैक के बाद ऐसा हो जाएगा अब नहीं, अब बहुत गंदा लग रहा है। और अगर फिर भी ज़्यादा पी लिया तो अगला दिन ऐसा मन करेगा कि कहीं से सूंघ भी ना लूँ इस चीज़ को, नहीं तो वॉमिट हो जाएगी। गेटिंग इट? तो प्लेजर डिमिनिश होता है। हैप्पीनेस ऐसी होती है कि यार ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ गई कि और खुशी मत दो, बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे, ऐसा होता है क्या? हैप्पीनेस जितनी मिले उतनी कम है। वो सस्टेनेबल भी होती है और वो डिमिनिश भी नहीं होती। तो लोग क्या करते हैं कि शादियों में सिर्फ प्लेजर को चेस कर रहे हैं। प्लेजर मिल गया तो शादी ठीक है, प्लेजर नहीं मिला तो शादी खत्म हो जाएगी। हैप्पीनेस जैसी चीज़ें नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कनेक्शंस कैसे हैं, बॉन्ड कैसे हैं, हम साथ में कितनी चीज़ें शेयर कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को कितना सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, हम दोनों मिलकर परिवार को कितना अच्छे से चला रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रख रहे हैं। ये अगर सब कुछ अच्छा है ना जिस इंसान की लाइफ, उससे पूछो कि आप कितने खुश हो आपके रिलेशन में, तो बोलेगा यार मैं बहुत खुश हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, है ना? बट सेक्स जो है वो एक पॉइंट तक प्लेजर का ही मामला है और उसको ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेन करना या ज़रूरत से ज़्यादा उसके पीछे पड़ा रहना थोड़ा सा चीज़ों को स्पॉइल भी कर सकता है। इसी पर एक और क्वेश्चन है कि कई सारे ऐसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, जैसे कुछ फीमेल्स ही हैं जिन्होंने मैसेज किया या मेल्स ने मैसेज किया कि मेरा पार्टनर जैसा पहले था ऑन बेड इन बेड वैसा अब नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक न्यू पार्टनर को बना लिया। हालांकि मुझसे उससे इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ओनली फिजिकल कनेक्शन है। तो ये मल्टीपल बॉडी काउंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओनली फॉर सेक्स, इस पर आपकी क्या राय है? ये वही तो चीज़ है कि एक यूफोरिया है। दरअसल जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो रिलेशनशिप के 6 स्टेजेस होते हैं, है ना? तो जो सबसे पहला स्टेज होता है लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ पैशन। बहुत पैशनेट है एक दूसरे को लेके, बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि नए इंसान से मिलने की खुशी, उसको जानने की एक्साइटमेंट, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, टेस्टोस्टेरोन तो है ही, तो ब्रेन स्टिमुलेट भी कर रहा है। अभी वो आपके लिए नया है तो उसको देखने की जो इच्छा है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हार्मोन्स है जो एक यूफोरिया क्रिएट करते हैं, जहाँ पर आपको बहुत मज़े वाली फीलिंग है, हवाओं में रहने वाली, इस स्टेज पे एंट्री होती है। जिससे आपने शादी की थी, अगर उससे लव मैरिज रही होगी तो उसके साथ भी जब आए होंगे शुरुआत में, तो आप वहीं रहे होंगे। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहे हैं उसमें भी वहीं रहेंगे। पर जो रियलिटी है वो ये है कि ये जो पैशन है ये डाइल्यूट होता है। तो वो जो नया इंसान जिसको देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ, यह चीज़ें अच्छी चलती है, वो भी टेम्परेरी है, वो भी डाइल्यूट हो जाएगा। फिर क्या करोगे? तीसरे के पास जाओगे, वो भी डाइल्यूट होगा तो चौथे के पास जाओगे। ये एक बात है। दूसरा, कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल में लोगों को इसलिए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील होता है क्योंकि ओवर एक्सपोजर नहीं है। ओवर एक्सपोजर यानी आप ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे के साथ नहीं रहते, आप ज़रूरत से ज़्यादा रोज़ मिलते नहीं, आप हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं, महीने में एक बार मिल रहे हैं, राइट? आप जब मिल रहे हैं तो आप अच्छे से रेडी शेडी हो रहे हैं और जा रहे हैं और मिल रहे हैं, आप मेंटली प्रिपेयर होकर मिलने जा रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स उस एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर देते हैं। जब आप अपनी वाइफ के साथ हैं तो आप तो ड्यूटी की तरह रोज़ लगे हुए थे। आपने वहाँ थोड़ी ना सोचा कि मुझे 8 दिन में या 10 दिन में ये सब चीज़ें करनी है, पर जब भी करेंगे हम प्रायोरिटी से और अच्छे से इस चीज़ को करेंगे। वहाँ पर तो सेक्स को आपने नौकरी की तरह किया, ठीक है? तो वहाँ बोरियत आ गई। ये चीज़ अगर आप अपने बाहर वाले पार्टनर के साथ लिव इन में रह लीजिए 6 महीना, वहाँ भी ख़त्म हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो सिर्फ ओवर एक्सपोजर की वजह से ये भाव पैदा होता है कि हस्बैंड वाइफ इतना ज़्यादा साथ में है, इतना ज़्यादा एक्सेस है कि वो इच्छाएं कम हो गई। इन्हीं लोगों को अगर दूर कर दिया जाता है या हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार मिल रहे होते तो ये चाम बना रहता। तो यानी कि आपके मतलब है कि ये जो चाम खत्म हो रहा है उसको लाने के लिए स्पेस बहुत ज़रूरी है। स्पेस ज़रूरी है और सेक्सुअल लाइफ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। उसको ऐसा घिसना नहीं चाहिए कि इन सब चीज़ों को तो रोज़ ही करना है, ऐसा बिल्कुल। एक व्यक्ति नया कपल भी है, उसने भी उसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं कि हम ये रोज़ इन सब चीज़ों में पड़ जाएं, ठीक है? वेन एवर यू गाइज आर रेडी मेंटली एंड फिजिकली,
आप चाहे हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 1 बार भी अगर है तो उसको वैसे ही रहने दें। तो इंटेंसिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ को आप समझना। इंटेंसिटी हफ्ते में 1 बार वाली भी है तो चलेगा, बट कंसिस्टेंसी 25 साल वाली होनी चाहिए कि 25 साल तक चलता रहे। हमारी इंटेंसिटी को हम इतना बढ़ा देंगे कि दिन में 2 बार 3 बार, नई नई शादी है तो बिल्कुल, और उसी में अपनी मर्दानगी ढूंढ ली और सब कर लिया, और कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है। इन शॉर्ट 1 साल बाद भी उतनी फ्रिक्वेंसी मेंटेन नहीं रहती। इन शॉर्ट अगर आप जो है इन कपल्स को क्या बताना चाहते हैं, जैसे कि वो इन सब चीज़ों को ना सामंजस्य से बिठा पाए। सेक्सुअल लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब ये है कि हम इन चीज़ों को एकदम अपनी शादी से वैनिश नहीं होने देंगे। चाहे हम 15 दिन में 1 बार इंटीमेट हो, बट इस चीज़ को हम जिंदा रखेंगे, पहला। दूसरा, एक दूसरे के डिज़ायर को समझना इंपॉर्टेंट है कि आपकी वाइफ को क्या चीज़ पसंद है या आपके हस्बैंड को क्या चीज़ें पसंद है, तो आपको उन सब चीज़ों में थोड़ी सी रुचि लेनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, कि आपको अपने अपीयरेंस पे, अपने लुक्स पे, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, आपकी फ़िटनेस पे फोकस करना चाहिए, अपनी डाइट, अपना स्लिप साइकिल, इन पे फोकस करना चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप टाइम से सोते उठते नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फिट नहीं है, आपके एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और चौथा, कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। थोड़ा सा आपने इस मामले में शायद नॉटी होने की ज़रूरत है, या फिर आपको एक एक्सपेरिमेंटल होने की ज़रूरत है कि सेक्स को मोनोटोनस नहीं बनाना है, तो आप उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो ट्राई की जा सकती है। सेक्सुअल टॉयज़ है, आप कभी कभी आप पोर्नोग्राफी की हेल्प ले सकते हैं, आप साथ में शॉवर ले सकते हैं। इस तरह की 25 ही टिप्स हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी इंटीमेसी की, कि जो आपके सेक्सुअल एक्सपीरियंस को थोड़ा इनहेंस करती है। तो उसे एक बोरियत एक्टिविटी की तरह ना करते हो, उसमें उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल। कोई बेटर पोजीशन या बेटर एक्टिविटी कोई कपल को जो आपको लगता है? नहीं, ये बहुत सब्जेक्टिव है। अच्छा। हाँ, ये सबका अलग है, इसलिए हमें अपने पार्टनर के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ में ज़्यादा प्लेजर फील कर पाता है या कंफर्टेबल है, तो उसको हमको प्रायोरिटी भी रखना चाहिए। आपने अपनी लाइफ में कितने सारे सेशंस लिए? बहुत ज़्यादा। मैंने कहीं एक आपकी वीडियो देखी थी जहाँ पर शायद कोल्ड कुछ था, जैसे कि पोजीशन है, जिसके बारे में आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, इलेबरेट नहीं किया था बहुत ज़्यादा। मुझे उसके बारे में पता करना है कि ये क्या है, ये क्या सेक्स पोजीशन है, क्या फैल रहा मॉडर्न्स में? कुकोल्डिंग बेसिकली एक फैंटेसी है। फैंटेसीज दुनिया भर की है। लोगों को सेक्स बीच पे करना है, कार के बोनेट पे करना है, कार में करना है, बालकनी में करना है, खुले में करना है, पब्लिकली करना है। इस तरह की फैंटेसीज लोगों की होती है। थ्रीसम करना है, फोरसम करना है, ग्रुप सेक्स करना है, ये सब फैंटेसीज हैं। तो कुकोल्डिंग बेसिकली एक ऐसी फैंटेसी है जहाँ पर एक हस्बैंड चाहता है कि एक तीसरा मेल आए और मेरे सामने मेरी वाइफ के साथ सेक्स करे। अच्छा। और वो बैठकर उसको देखना चाहता है, और अगर उसको लगता है तो वो उसको ज्वाइन भी करना चाहता है उस एक्टिविटी में। दिस इज कुकोल्डिंग, राइट। अब ये थोड़ी सी वियर्ड फैंटेसी है, बट ये लोगों में होती है। एक्सेप्टेड समाज को? समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा इन चीज़ों को। ये सामाजिक व्यवस्था को खराब करने वाली चीज़ है। हाँ हाँ। इसकी वजह से कपल्स के जीवन में भी बहुत टर्बुलेंस आया है, और मैंने ऐसे कपल्स को भी काउंसल किया है। आपने इसके 2 POV बताए थे। एक आपने सामाजिक POV बताया था, और एक आपने जो इंसान सच में इस कुकोल्डिंग वाली उसी में जो है और उस चीज़ को पसंद करने वाले जो लोग हैं उनकी भी POV आपने बताई थी। उसमें मैंने ये बताया था कि आपको ऐसा लगता है कि ये फैंटेसी है ही, हम एक्सप्लोर करना ही चाहते हैं और हम दोनों ही इस चीज़ के लिए रेडी हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि भाई आप इसको इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम इतना ज़्यादा हाई होते हैं, हाई ऑन सेक्स, या उस समय आपने सेक्सटिंग कर लिया, कुछ बातें कर ली, कुछ वीडियोस देख लिए, तो आप इतना ज़्यादा एक पागलपन आ जाता है कि कई बार इंसान ज़रूरी नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखता है, ज़रूरी बातों को अपने जहन में नहीं रखता है। तो कुछ मैंने चीज़ें बताई थी कि आपको ये प्रिकॉशंस, ये चीज़ें रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ वेरी सेफ प्लेस इन सब चीज़ों के लिए। लोग इन सब चीज़ों को लेके एक अलग ही माइंडसेट में होते हैं। वीडियोस बन जाना, या उसको बुल कहते हैं जो तीसरा व्यक्ति आता है इस एक्टिविटी में, है ना। तो कुकोल्ड बेसिकली ऐसा है कि जो हस्बैंड है वो ही इज़ कुकोल्ड, और जो तीसरा व्यक्ति जिसको वो इनवाइट कर रहा है ही इज़ बुल। तो जब तीसरा व्यक्ति आता है ना, तो वो तीसरा व्यक्ति भी टेंशन में है कि ये मुझे जहाँ बुला रहे हैं मेरी वीडियो ना बना ले,
और हस्बैंड वाइफ भी टेंशन में है कि वो व्यक्ति जाके कहीं और किसी को कुछ बता ना दे। तो इन सब चीज़ों के चलते ना एक छटपटाहट और एक डर भी रहता है इंसान को, तो उस डर में वो कुछ भी करता है, तो उसकी वजह से केसेस ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर आप किसी भी स्थिति में अगर इन सब चीज़ों के लिए जा भी रहे हैं तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो सोच लें, पहला। और दूसरा कि मैंने कहा था कि अगर आप मेरी राय माने तो इन सब चीज़ों में कभी ना पड़ें। अच्छा, आपकी राय हमेशा न्यूट्रल रहती है, ऐसा नहीं कि आपने ये नहीं बोला कि ये जो कोकोल्डिंग है एकदम गलत है। आपने उधर का भी पीओ ही बताया कि जैसे कि ये जो लोग होते हैं उनको लगता है कि मैं अपने वाइफ को बेटर अंडरस्टैंड करता हूँ, हमारा रिश्ता इतना मजबूत है जिसकी वजह से मैं अलाउ करता हूँ इस चीज़ को। तो आपने उसका भी सपोर्ट किया था, क्यों आखिर किया? बेसिकली मेरा कहना ये है कि जैसे एक डॉक्टर है, वो ये कह दे कि बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो तुम जंक फूड मत खाओ, ये पॉल्यूशन में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। कि कहना तो आसान है, बट उस डॉक्टर को कहीं ना कहीं तो ये पता है कि ये समाज में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को रोकना मुश्किल है। आप मार्केट में जाएंगे ही सही, जो खाना आप शादियों में, पार्टियों में यहाँ जाके खा रहे हैं उसे आप कंज्यूम करोगे ही सही। तो उसे ये तो पता है कि अब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, तो ये सब चीज़ें जो है आप इसको कहने से ख़त्म नहीं होगी, रहनी तो ये है ही। पर आप सिर्फ ये कह सकते हो कि आप या तो प्रिकॉशन रखो या हो सके तो इससे बचो। पर अगर मान लीजिए इन सब चीज़ों की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई है तो ऐसा नहीं है कि मैं आपका इलाज नहीं करूँगा, तो भी मैं आपको इस लेवल पे भी समझाऊंगा, सिखाऊंगा, या आप कैसे बाहर आ जाएं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं कोई संत तो हूँ ये नहीं। जो होता है कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें हैं, लोगों को पता चल गई कि मुझे अपनी फीमेल पार्टनर के लिए दूसरा एक मर्द चाहिए। अब हो सकता है कि वो सेक्सुअली इतना स्ट्रांग ना हो, कई सारे केसेस हो सकते हैं अपने, लेकिन इस तरीके से अगर ये नॉर्मलाइज हो जाए हमारे समाज में, ये एक तरीके का ये भी तो वे दे सकता है कि अपनी ही वाइफ को हेल्दी प्रोस्टिट्यूट बना देना, टाइप्स ऑफ वही हुआ। तो ऐसे तो लड़कियों का जो ऑरा है, जो उनकी इमेज है, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। कोई भी इंसान सोचेगा यार इनकी वाइफ है, कोल्ड इज़ नॉर्मल, चलिए मैं बात करके एक बार देख लेता हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब प्लेजर वाली चीज़ें हैं, ये बहुत मोमेंट्री होती है। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि कई बार लोग ये सब चाहते हैं, दोनों रेडी है इस बात के लिए, हस्बैंड ही वाइफ को कन्विंस कर रहा है, कई बार हस्बैंड ही वाइफ को कन्विंस कर रहा है, और वो दोनों रेडी हो भी गए और ये सारी चीज़ें हो भी गई, और ये होने के बाद दोनों गिल्ट में है कि यार ये हमने क्या किया। और वाइफ जो, हस्बैंड जो है वो वाइफ से आग भी नहीं मिला पा रहा है कि मैंने ऐसा कैसे करवा दिया। आप समझ रहे हैं? तो उस वीडियो में मैंने ये भी बातें बताई कि अगर ये सब करने की इच्छाएं ज़रूरत से ज़्यादा है भी और नहीं भी संभल रही है तो भी ये बातें सुन लीजिए, ये सब चीज़ें हो सकती है। फिर भी जाना है तो जाओ, अभी जाने वाले को कौन रोक सकता है। आपकी इतने सारे जितने भी सेशंस में कुछ ऐसा लगा जो आपको बताना चाहिए कि कुछ अजीब सी हरकत हुई सेक्स से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, या कोई ऐसा कोई पार्टनर आपके पास आया जिसने कोई अजीब बात बताई जो आपके लिए एकदम सरप्राइजिंग हो, ये क्या बता दिया इसने? एक केस आया था मेरे पास बेंगलोर का। हस्बैंड जो है वो 43-42 की एज के थे। उस समय तक वो सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। और एक बार ऐसा हुआ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आउट ऑफ नोवेयर उनकी डॉटर, छोटी बच्ची, भागते हुए रूम में आ गई। और वो जो व्यक्ति हैं वो इतने ज़्यादा शर्मिंदगी में, उतना ज़्यादा एंशियस हो गए ये चीज़ देखकर, डॉटर का एकदम आ जाना और इस तरह से देख लेना, कि उनकी एंग्जाइटी का लेवल इस लेवल पे चला गया कि वो जब मुझसे बात कर रहे थे तब ही वॉज 52। तो कह रहे थे सर ये 9 साल हो गए इस किस्से को हुए को, 9 साल पहले ये ऐसा हो गया था, तब हम सेक्सुअली बहुत एक्टिव थे, जब हम 42-43 में था, और इन 9 साल में मैं एक भी बार सेक्सुअली अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सका। इतना प्रभाव आया माइंड पर। हाँ, राइट, कि जहाँ हम लोग इतना एक्टिव या इतने रोमांटिक कपल हुआ करते थे, उस चीज़ का प्रभाव ऐसा रहा, इतनी एंशियसनेस रही कि मैं जब भी ये चीज़ करने जाता हूँ ना, मैं उस समय बहुत घबराहट फील करता हूँ और ये चीज़ हो ही नहीं पाती है। और 9 साल हो गया। इसको बेसिकली एंकरिंग कहते हैं साइकोलॉजी में। एंकरिंग यानी आप जब कोई भी इमोशन को अपने पिक पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सेक्सुअल इमोशन हो, वो हैप्पीनेस हो, वो सैडनेस हो, वो जेलसी हो, वो एंगर हो, कुछ भी हो, जब वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है, उस समय पे आप किस माहौल में हो, आप क्या आवाज़ें सुन रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या स्मेल कर रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, उन सब चीज़ों के साथ वो इमोशन एंकर हो जाता है। यानी आपने ऐसा देखा है कि पर्टिकुलर कोई एक म्यूज़िक सुनते हो और आपका मन खुश हो जाता है, मतलब वो आवाज़ पढ़ते ही एक हैप्पीनेस आ जाती है। यानी कि
आपने कभी बहुत पॉजिटिव या अच्छे इमोशन में आप रहे होंगे, तब उस समय वो गाना बजा होगा, आप झूमे होंगे उस पर, और वो एंकर हो गया उस फीलिंग के साथ कि अब जब भी वो बजता है अच्छा लगता है। और कोई गाना ऐसा भी होगा जो सुनते ही डिस्गस्टिंग लगता है, इसको प्लीज़ चेंज कर दे, क्योंकि उस गाने को शायद आपने कभी अपनी क्रश के साथ जोड़ा होगा कि उस गाने को सुन के आपने उसको विजुलाइज किया होगा और फिर बाद में उसने आपकी इंसल्ट कर दी, आपको मना कर दिया, तो वो उस गाने के साथ एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट आ जाती है। हाँ, एंकर हो गया। आपने कोई ऐसी जगह देखी होगी जिस जगह पे जाते ही अच्छा फील होता है, शांति मिलती है, और आपने कोई ऐसी जगह देखी होगी जो जाते ही चिड़ मचने लगती है कि यहाँ से निकलो यार। आपने ऐसा इंसान भी देखा होगा जिसकी आवाज़ सुनते ही या जिसको देखते ही गुस्सा आ रहा है कि इसको लेके जाओ यहाँ से, ये मेरे को सामने चाहिए ही नहीं, है ना। क्योंकि किसी दिन आप बहुत गुस्से में होंगे और उसी की वजह से होंगे और वही सामने खड़ा होगा और आपने उसको 10 बातें सुनाई होंगी, तो वो गुस्से वाला इमोशन उसकी शक्ल के साथ, उसकी आवाज़ के साथ एंकर हो गया, है ना। तो इसको एंकरिंग कहते हैं कि जब भी आप उस मोमेंट में या उस सिनेरियो में जाएंगे ना, तो जो इमोशन आपने एक्सपीरियंस किया वो अपने आप ट्रिगर हो जाएगा कि आप अच्छे में फील कर रहे हैं और आपको पता लगे कि वो इंसान बाहर आके बैठ गया, तो आपको गुस्सा आने लग जाएगा अभी अंदर से। तो वैसे ही वो हस्बैंड जो है वो जब उस इमोशन में हाई लेवल पर एक्सपीरियंस कर रहा होगा अपने सेक्सुअल इमोशन को, और उसकी डॉटर का अंदर आना, तो डॉटर को देखना, उस सेक्सुअल एक्टिविटी में खुद को देखना और हाई लेवल की एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करना, वो एंकर हो गया। अब जब भी वो उस रूम में उस बेड पर उस वाइफ के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, तो वो एंशियसनेस उसकी हाई हो रही है, और एंशियसनेस में मेल परफॉर्म कर नहीं पाता। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हो जाती है। कई बार लोग जोड़ नहीं पाते हैं कि मेरे साथ हो क्या गया है, पर उसके पीछे एक स्टोरी है, एक साइकोलॉजी है जो इन्वॉल्व है। अब उसके लिए उस एंकरिंग को ब्रेक करने की ज़रूरत है, उसको उस रूम के अलावा दूसरी जगह सेक्स करने की ज़रूरत है, अलग टाइम पे करने की ज़रूरत है, अलग माहौल में करने की ज़रूरत है, उसको अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। उस एंकरिंग को ब्रेक किया जा सकता है, बट इट माइट टेक सम टाइम, कुछ सेशंस की ज़रूरत है, कुछ थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है, बट हो जाता है। तो इस तरह के केसेस हैं जो आते रहते हैं। मतलब आपने कुछ वियर्ड पूछा तो मुझे ये याद आ गया। अच्छा, आपने एंकरिंग के बारे में बताया, तो क्या ये जो आजकल की लाइफ स्टाइल है जहाँ रिलेशनशिप में लॉट्स ऑफ ब्रेकअप्स, फिर पैचअप हो जाना, फिर ब्रेकअप हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपकी जो थ्योरी बताई वो मुझे कनेक्ट हो रही इसमें भी, कि आज पसंद आ रहा है, कल पसंद नहीं आ रहा है, ये कपल समझ क्या नहीं पा रहा है। अभी की जो स्थिति है ना, क्योंकि सोशल आइसोलेशन और ये सब चीज़ें महंग भाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को इमोशंस उस लेवल पे, इमोशंस में वो जो डेप्थ है ना वो हमने लूज़ कर दी है। आप देखें कि पहले हमको किसी से प्यार होता था तो महीनों महीनों सालों वेट कर लेते थे उस लड़की का। मतलब हमारा पेशेंस लेवल देखो कि चाहिए तो सिर्फ वही चाहिए, और 1 साल बाद भी देखने को मिलेगी ना गर्मी की छुट्टी में तो वेट कर लूँगा। और अब हमारा पेशेंस लेवल कैसा है कि हमने किसी को हाय हेलो किया, उसने देख कर अगर छोड़ दिया तो हमको बुरा लग जाता है कि जा यार, है ना, हमारा प्यार ख़त्म। ठीक है, तो अभी चीज़ें कैसी चल रही है कि इमोशंस को हम लोग बहुत ही सरफेस लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। थोड़ा सा पैसा कमाया, जाके गाड़ी खरीद ली, थोड़ा सा प्यार हुआ, जाके उसके लिए सरप्राइजेस कर दिया, उसको खुश कर दिया, और थोड़ी सी कोई बात पसंद नहीं आई तो उससे नफरत हो गई, नाराज़ हो गए। तो इमोशंस में गहराई नहीं है कि हम रुकें, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा शांति रखें, थोड़ा वेट करें, वो सब नहीं है। अब फ्लक्चुएशन है, जो फील हुआ इंस्टेंट कर दिया और आगे बढ़ गए। तो इसकी वजह से ये है कि 4 दिन में प्यार भी हो जाता है, 4 दिन में नफरत भी हो जाती है। तो ये जो चीज़ लोग लैक कर रहे हैं ना कि इमोशंस में वो गहराई नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल बना रही है। क्योंकि ये बात सिर्फ रिलेशनशिप बनाने तक नहीं है, अपने फाइनेंसेस को, अपने पैसे को कैसे यूज़ करना है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, अपनी सोशल लाइफ में कैसा रहना है, ये सब जगह मायने रखता है। आप देखें कि जिस व्यक्ति में इमोशन संभालने की कैपेसिटी नहीं है, वो 4 पैसे कमाएगा और बिल्कुल हवा में उड़ा देगा। ठीक है, क्योंकि इमोशनल डेप्थ नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है कि इम्पल्सिव होना या इस तरह से बिहेव करना इज़ नॉट गुड। आप उन लोगों को देखिए जिन्होंने बड़ी बड़ी लेगेसी खड़ी कर दी है, पैसे के बिल्कुल एम्पायर खड़े कर दिए हैं, उन्होंने पैसे को कितना संभाला और कितने ढंग से यूज़ किया है। वो आज भी पैसे की कितनी इज्जत कर रहे हैं और कितना उसको सम्मान दे रहे हैं। तो ये वही है कि वो छटपटाहट जो है ना वो बढ़ गई है, और इस वजह से लाइफस्टाइल में आप चेंजेस देखिए आजकल कि एक व्यक्ति ने देख लिया कि इसने ये पहना हुआ है, ये मेरे को भी चाहिए, तो उसके लिए अपने ज़रूरी 4 काम छोड़ के वो पाने में लगा हुआ है। ये जीवन जीने वाले लोग जो है ना, ये लाइफ में ये भी फील कर लेते हैं कि एक खालीपन है, क्योंकि एक अचीवर्स कॉन्शियसनेस होती है। अचीवर्स कॉन्शियसनेस मतलब कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिली और मैंने ठान लिया अब तो मैं ये करके रहूँगा। मुझे उसने कह दिया कि तू ऐसा दिखता है, अब तो मैं इसको बता के रहूँगा कि मैं क्या बन सकता हूँ, और जिम जाने लग गए। अब जिम जाना या अच्छे दिखने की अर्ज मेरी नहीं थी,
ये सिर्फ उसको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, और आपने कर लिया और उसको दिखा दिया, अभी क्या ख़त्म हो गया, पर आपने तो 2 साल लगा दिए। तो लोग सोशल ब्लूप्रिंट पे चल रहे हैं कि पड़ोसी ये गाड़ी लेके आया ना, मैं भी लेके आऊँगा। अब आप 3 साल भिड़ा रहे उसके लिए, जबकि वो कार लाने का सपना आपका नहीं था, वो किसी और के लिए आपने किया। तो इंसान जब ऐसे दूसरों को देख देख के चीज़ों के पीछे भागता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो अपने आप को सवाल करता है कि मैंने अपने लिए क्या किया, ये सब तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं था, इतना इम्पल्सिव होकर मैंने अपनी लाइफ को क्यों ड्राइव किया। तो वो एक खालीपन आता है जहाँ पर वो क्वेश्चन करता है खुद को कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी, मुझे तो वो लड़की चाहिए थी जो अगर मिल जाती, लाइफ में आ जाती, तो मैं आज कितना खुश होता। मुझे तो वो वाला काम चाहिए था जो मैं कर देता, तो मैं पेरेंट्स के लिए वो कर देता उस समय, तो कितना अच्छा होता। तो फिर वो रिग्रेट करता रहता है। तो इसको थोड़ा समझना चाहिए। और हर लड़की के छोड़ जाने के बाद जिम जाऊंगा, बॉडी बना के उसको औकात याद दिलाऊंगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है इसमें भी, जो मैं अक्सर बोलता हूँ अपने वीडियोस में, कि मेल्स जो होते हैं ना, वो विजुअल से ड्राइव होते हैं, विजुअल से, लुक से। आप देखना कि ये जो लड़के हैं अभी हमको मिले, कोई लड़की अगर देख के आए अपने लिए शादी के लिए, तो जैसे ही वापस आएगा सब लोग उसको पूछेंगे दिखने में कैसी है, फ़ोटो दिखा, है ना। हम विजुअली ड्राइव होते हैं, यानी कि कोई चीज़ अगर दिखने में अच्छी है तो मतलब वो बेस्ट है ना। तो आप देखना कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अगर कोई लड़की विजुअली अपीलिंग है, थोड़ा एक्सपोज कर रही है, तो उसको व्यूज़ देखो आप कैसे मिलते हैं, है ना, उसके फॉलोअर्स, लाइक्स देखो, है ना। पर आप ये भी देखिए कि जितने भी बॉडी बिल्डर या पहलवान होते हैं, उनकी फीमेल फॉलोइंग कितनी होती है इंडिया में? कुछ भी नहीं, है ना। पर सिंगर्स और शायरों की देखो, उनकी फीमेल फॉलोइंग कैसी है, क्रेजी है। क्योंकि फीमेल जो है वो विजुअल से ड्राइव नहीं होती, वो ऑडिटरी सेंसेस से होती है ना। यानी एक फ़ीमेल को आप जब कुछ बोलते हो या जब बात करते हो, तो अपनी बातों से या अपनी चीज़ों से उसे कैसा महसूस कराते हो, या उसको कैसे आप डिफ़ाइन करते हो, या जब आप उससे बात करते हो तो वो अपने आप के बारे में कैसा फील करती है। इन सब चीज़ों में अगर पॉजिटिविटी है तो उसे आपसे प्यार हो जाएगा, और ऐसा प्यार हो जाएगा कि वो ज़िंदगी में आपको खोना नहीं चाहती, फिर आप कैसे भी दिखते हो। तो आपने ऐसे बहुत मामले देखे होंगे जहाँ ऐसा लगा है तो लंगूर दिख रहा है यार, इसको ये लड़की कैसे मिल गई। बट वो लंगूर जो है उस लड़की से जब बात करता होगा, तो वो लड़की जो महसूस करती होगी उस समय अपने आप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में, वो बहुत सकारात्मक हो सकता है। गेटिंग इट? तो उस लड़की के लिए मोटिवेशन का फैक्टर उसका लुक कभी भी नहीं था, वो कैसे उसे महसूस कराता ये फैक्टर था। अब आपके सवाल पे आते हैं। लड़कों को लगता है यही ये डिफरेंसेस है, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस ब्रेन सेट की, जो मैं कह रहा हूँ, जो पढ़ाए जाने चाहिए। लड़कों को लगता है कि इसने मुझे रिजेक्ट किया ना, अब मैं इसको ऐसा हीरो बन के दिखाऊंगा कि ये रिग्रेट करेगी। वो उसने तेरे को इसलिए छोड़ा ही नहीं था कि तू ऐसा दिखता था, उसने तेरे को इसलिए छोड़ा था कि तेरा बिहेवियर ठीक नहीं था उसके साथ। और वो बिहेवियर अगर आपका ठीक नहीं है तो फिर आप कितना भी हीरो बन जाओ, कोई काम का नहीं है वो। तो हमारे समाज में लड़का जो है वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बना रहा है ना, इंस्टेड कि वो अपना लहजा ठीक कर ले, वो थोड़ी वो सलाहियत सीख जाए उससे बात करने की या उसको टैकल करने की, इस पर वो थोड़ा काम कर ले, तो एक नहीं 10 लड़कियां उसके साथ आगे बढ़ना चाहती है लाइफ में, क्योंकि वो उनको वैल्यू देना, रिस्पेक्ट देना जानता है। जैसे आपने कहा फिजिकल एब्यूज़, गालियाँ दे देना, उन्हें दबा के रखना, ये सब चीज़ों से क्या होता है कि वो लड़की अगर मजबूरी में है या डर में है तो साथ में रहेगी बस। अगर उसको चॉइस जिस दिन मिल गई वो भाग जाएगी, क्योंकि उसे कभी भी वैसा फील नहीं हुआ कि ये इंसान जो है मुझे अपनी रानी की तरह रख रहा है, स्लेव की तरह रख रहा है, ये फील करेगी। तो फीमेल को चाहिए कि आप उसे कैसा महसूस कराते हैं, और मेल को चाहिए कि आप कैसे दिखती हैं। पर मेल इस सेंटिमेंट को कंफ्यूज कर लेता है कि मेरे लिए लुक्स इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए भी लुक्स इंपॉर्टेंट होता होगा। तो एक केस आया था, तो वो ऐसा था कि लड़का आके कह रहा है कि सर मैं उसके न्यूड्स मांगता हूँ, फ़ोटोज़ मांगता हूँ फ्रिक्वेंटली, और वो भेजती भी है, पर ना वो कभी नहीं मांगती, वो कभी नहीं कहती कि आप भी फ़ोटोज़ भेजो। तो मतलब मुझे ना, मतलब मैं सेल्फ डाउट में हूँ कि क्या वो मुझे पसंद नहीं करती, या मैं उसे अट्रैक्टिव नहीं लगता, या मैं विजुअली अपीलिंग नहीं हूँ, या क्या। और बंदा लगा हुआ है अपने बॉडी बनाने में, वो सब चीज़ें करने में, कि मतलब लड़की क्यों नहीं एक्साइटमेंट शो करती, उसके अंदर ही इच्छा क्यों नहीं है देखने की। तो वो ना सेल्फ डाउट में है। अब वही जो बात मैंने आपको बताई कि मेल को तो आप देख लीजिए कि 4 दिन किसी से बात ना कर लें, उसको न्यूड्स चाहिए, उसको देखना है। बट फीमेल ये सब चीज़ें नहीं मांगती। फीमेल इसलिए नहीं मांगती क्योंकि वही वाली बात कि विजुअल जो एलिमेंट है ना, वो उसको अपील नहीं करता, वो विजुअल से ड्रिवन नहीं है। लड़की जो है वो किस बात से स्टिमुलेटेड फील करती है
कि आप उससे बात कैसे करते हो, ना कि आप दिखते कैसे हो। तो आपको उसके फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो भेज रही, बट वो आपकी फ़ोटो नहीं मांग रही, तो इधर इनको लग रहा है कि वो अट्रैक्टेड नहीं है या वो अट्रैक्टिव नहीं देख फील करती मेरे को। ऐसा है ही नहीं। तो वो सेल्फ डाउट में जा रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर देखने का मन करता है तो उसको भी तो करना चाहिए ना। बट यही तो डिफरेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मेल और फीमेल एक जैसा नहीं मेल है। को विजुअल चाहिए, फीमेल को नहीं चाहिए। उसके ऑडिटरी सेंसेस इंपॉर्टेंट है कि उसे आप कैसे ट्रीट करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे कितनी रिस्पेक्ट करते हो, कैसा महसूस कराते हो, उसके लिए वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अब एक बात आती है कि एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे बहुत अच्छे से बात करता है, रानियों जैसी फील, जैसे क्या आ जाता है कि कार में जा रहा है, दरवाज़ा ओपन कर दिया, सीट खोल दिया, सरप्राइज़ कर दिया, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बात कर लिया, एफर्ट लगा लिया, फ़ोन करके पूछा हेलो कैसे हो, माँ बाप कैसे, सब कुछ कर रहा है लड़का। इमोशनली वो बेटर इसके साथ इंक्लाइन है। लेकिन एक समय आता है जब लड़की को चुनाव करना होता है, तब वो चुनाव करती है एक बेटर पार्टनर का। ये जो इंसान अपना लंबा समय एक लड़की के साथ इन्वेस्ट कर रहा था, जो वो इन्वेस्ट करता अपनी लाइफ में, ये बात क्या उसकी पार्टनर को नहीं समझ में आता है कि इस इंसान ने इमोशनली भी तो सपोर्ट किया, भले ही आज इसने पैसा कम लगाया क्योंकि वो कारण मैं ही थी, और जब वो इमोशनली स्ट्रांग तो उसने कर दिया, पैसे से स्ट्रांग हो नहीं पाया, वो लड़की निकल गई पैसे वाले के पास। अब क्योंकि 140 करोड़ का देश है ना, तो कहने को हर तरह के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। देखिए अपने पास बहुत कम एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लड़कियों ने उन मर्दों को सपोर्ट किया जिनके साथ वो पहले थी, अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में कम पैसा देख कर भी उनकी शादी कर ली। लड़कियों ने हमेशा बेटर चॉइस करा, ये तो आया। पहली बात तो ये कि पैसे और प्यार को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस बोलते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस यानी कि एक फैलेसी है। वो फैलेसी ऐसी है कि प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट या पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी यूँ कह दें कि इन्होंने जो चश्मा लगाया उससे ज़्यादा अच्छा मेरा टी शर्ट है, तो आप बोलोगे यार कैसी बेतुकी बात है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना कि पैसा इंपॉर्टेंट है या खुशी इंपॉर्टेंट है ना। तो खुशी से फ्लाइट की टिकट नहीं आती ना, पैसे से आएगी, पैसे से ही आती है। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, तो आप बहुत खुश इंसान हो तो उड़ के थोड़ी पहुंच जाओगे। तो पैसा एक टूल है, एक रिसोर्स है, उसकी अपनी उपयोगिता है। खुशी जो है वो एक इमोशन है, उसकी अपनी ज़रूरत है। वैसे ही जब आप शादी कर रहे हो तो इन दो चीज़ों को कंपेयर नहीं किया जा सकता कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों की अपनी उपयोगिता है, दोनों जीवन में ज़रूरी है। किस पॉइंट पे वो लड़की क्या सोच रही है या उसके आसपास के लोग उसे किस बात के लिए इनकरेज कर रहे हैं, किस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत मायने रखता है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि शादी सिर्फ इमोशन का मामला नहीं होता। शादी एक प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए। ये तो मैं खुद ही सिखाता हूँ कि प्यार जो है वो एक इमोशन का मामला है, पर शादी सिर्फ इमोशन से नहीं चलती है। वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सेक्रीफाइसेस है, इनकन्वीनियंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उठानी है। आप दुनिया के किसी भी रिश्ते में जब पढ़ते हो ना, तो एक जिम्मेदारी है जो आपको उठानी है, ठीक है। और जो प्यार होता है ना, वो सब सोच के नहीं आता, वो तो बस हो गया देख के ही, है ना। तो प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता बनाना ही है। अच्छा, पहली प्यार बात अलग है ना। प्यार तो हो गया, बट रिश्ता बनाना है तो फिर रिश्ते की जो ज़रूरत है क्या आप पूरी कर पाओगे, तो ही वो बनाना है। तो शादी कैसा है कि शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलेगी, शादी की अपनी ज़रूरत है। शादी में बच्चे भी पैदा होंगे, इन बच्चों की एजुकेशन भी करानी है। शादी के लिए हमें अपना घर भी चाहिए, शादी के लिए हमें अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना होगा, शादी के लिए हमें एक दूसरे के टेंट्रम्स भी झेलने होंगे, एक दूसरे की हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा। शादी इज़ मोर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग। तो अब जब शादी करनी है तो उस समय वो इंसान ये सोच रहा है कि सारे रिसोर्सेज है कि नहीं, तो वो एक संतुलित फैसला लेना चाहता है। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि अगर किसी इंसान के पास पैसा है और आप उससे इसलिए शादी कर लें कि सिर्फ पैसा था, चाहे वो इज्जत नहीं कर रहा था, वहाँ तो आप दुखी ही रहने वाले हो, इस बात की तो गारंटी है ना। हो सकता है आपको लग रहा हो कि उसका बड़ा घर या बड़ी गाड़ी जो है उससे आपको ज़्यादा सुकून मिल जाएगा, और वो व्यक्ति जो आपको इज्जत करता है या आपकी अहमियत को समझता है, वो व्यक्ति जो है उसके साथ आप ज़्यादा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन में रह सकते हो अगर पैसे कम भी है तो। दिस इज़ अ फैक्ट। पर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मेल्स को या किसी को भी कहना है कि दो में से एक ही क्यों, दोनों बन जाओ, करियर भी बनाओ, और जो भी लड़की ज़िंदगी में आएगी उसे थोड़ी इज्जत देने में कोई जोर आ रहा है क्या, मेहनत लग रही है क्या? तो नहीं जो भी आएगा, जैसे हम अपनी मम्मी की इज्जत करते हैं, सिस्टर की करते हैं, आपकी वाइफ भी आएगी तो आप उसे भी प्यार से रखें, संभाल के रखें। चलिए मैं समझता हूँ जोर तो नहीं आ रहा है। इसको भी एक मैं केस देता हूँ आपको। एक लड़की है,
जिसको आपने क्या बताया कि उसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, कुल मिला के बातें बड़े बढ़िया से कर लीजिए, अच्छा व्यवहार करिए। लड़की को बस इतना चाहिए, फिजिकल विजुअल नहीं चाहिए सब, ठीक है। लड़की के बाद कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अच्छे से व्यवहार करिए। लेकिन ये जो अच्छे व्यवहार की भूख भी बढ़ती जाती है, आज आपने अच्छे से व्यवहार नहीं करा अच्छे से, फिर अगले दिन आते हैं, फिर अगले दिन आते हैं, उसको हर समय एक अच्छा व्यवहार चाहिए। अगर आपने अच्छा व्यवहार नहीं करा पर तो हम दिक्कत है। लड़की के कॉन्टेक्स्ट में ही क्यों बात कर रहे हैं? ये तो मेल के केस में भी है। नहीं, मैं इसको कि मेल और भी में जब लेके शादी आता हूँ। कर रहा है ना, हाँ, हाँ। तो उसको चाहिए कि लड़की दिखने में अच्छी हो, हाँ। पर उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती है। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये लड़की है जो आपने बोला कि अच्छा व्यवहार करे, ठीक है, कोई बात नहीं। लड़के को क्या दिख रहा है? एक अच्छी लड़की होनी चाहिए। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक तो सीमित है। अब आते हैं इसको शादी पर लेकर आते हैं। एक लड़की सिर्फ अगर अच्छे व्यवहार और इमोशनल सेटिस्फेक्शन पर पड़ी रहेगी अपने पति से, तो पति जब भी घर आएगा, अब उसको अपने नंद की बात बतानी है, सास की बात बतानी, उसको वो इमोशनल सेटिस्फाइड हो ही नहीं पा रही है। अब उसका मर्द उसको दिन भर बैठा, नहीं बेबा ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे। उसकी ज़िंदगी तो कमाने से हट के उसको संभालने में लग गई। कैसे संभाले वो अपनी लाइफ को? ऐसे कई सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं जो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, और ऐसे समाज में होंगे भी, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। पर अगर आपने मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट सवाल पूछा है कि क्या चाहिए, तो मेरा काम है बताना कि ये चाहिए। जैसे कि आप मुझसे पूछोगे कि फिट कैसे रहेंगे, और अगर मैं डॉक्टर होता और मैं कहता कि उसके लिए आपको ऑर्गेनिक खाना खाना है। नहीं, मैं आपसे सब पर्टिकुलर राय नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ एक ऐसे व्यवहारिक राय चाह रहा हूँ बस। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि अब यहाँ पर एक और एंगल आ जाता है। फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि एक फ़ीमेल की जो बातचीत करने की अर्ज है, वो एक मेल से 3 गुना ज़्यादा होती है ना। अब 3 गुना ज़्यादा अर्ज होती है, तो हमको इसको समझना पड़ेगा कि वो अर्ज या तो आपके साथ पूरी हो, या फिर उसके पास परिवार में और लोग हों जिनके साथ वो बातचीत करती रहे, टच में रहे, या फिर वो अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी भाई बहनों के साथ वेल कनेक्टेड हो, कि वो फ़ोन पर उनसे भी टच में रहे। तो आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो फ़ोन पे अपनी मम्मी से रोज़ आधे आधे घंटे बातें करती हैं, और दोनों की ही साइकोलॉजिकल अर्ज पूरी हो रही है। तो फिर आप उसे ये भी करने दें। अब अगर एक मेल चाहे कि तुम ये फालतू ज़्यादा फ़ोन पे बात मत किया करो, यहाँ वहाँ किसी से क्या बात करनी है रोज़ की, अब वो भी ना करने दें, और मेरे से भी फालतू बात मत किया करो, तब तो गलत है। तो गलत है। अब आपने वाइफ को घर में रखा हुआ है, आपके धंधे चल रहे हैं करोड़ों के, आप बड़ी बड़ी डीलिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, उसको घर में बिठा के रखा है। अब ये जब घर में आता है और वो कह रही, पता है आज क्या हुआ, आज घर में ना कॉकरोच देखा मैंने। ठीक है, हाँ। तो कॉकरोच देखा है। अब ये व्यक्ति सोच रहा है कि अब यही सुनने को रह गया, मतलब मैं ऑलरेडी इतना स्ट्रेस में और इतनी सब चीज़ों में हूँ कि कॉकरोच देखा हुआ डील ले हाँ, रहा। फिर वो कह रहा है और क्या हुआ, और ये हुआ कि आज तो मेड ही नहीं आई थी, आज बर्तन मैंने खुद धोए। तो अब इसका दिमाग ख़राब हो रहा है कि यार ये सब फालतू की बातें मत किया करो, ठीक है, ये कोई बात है क्या? तो आप फिर इसे बाहर ले जाओ और बिज़नेस करवाओ, तो ये बड़ी बड़ी बातें कर लेंगी। इसे घर में क्यों बिठा के रखा है? तो जहाँ पे रखा हुआ है वहीं की तो बात करेगी। आपने अच्छा पॉइंट काट के एक्सप्लेन किया मेरे पॉइंट को। बेटर, वे नाइस। तो यही चाहिए था। यही तो बात है कि वो जहाँ जिस इकोसिस्टम में वहीं की बात करेगी, और वो आपको इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है, तो या तो आप उसे बाहर जाने दें या खुद ही बाहर लेके जाएं, है ना। और या फिर उसका जो एक सोशल सर्कल है, आपको उसमें इंगेज रहने दें कि भाई आपका सोशल सर्कल है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, बच्चे हैं, परिवार इन लॉज हैं, तुम इनके साथ इंगेज रहो, फिर वहाँ रोको मत उसे। पर अगर हम उसकी सारी इच्छाओं को मार देंगे और फिर हम भी बात ना करें, तो वो लड़की तो ब्लास्ट हो जाएगी यार, वो तो अंदर ही कोई भी अंदर ब्लास्ट वो हो तो जाएगा, लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना। तो हमने साथ में रहना है। पहले क्या होता था मयंक भाई, ये सब पहले इसलिए चल जाता था, पहले 15, 20, 10, 12, 50 लोग भी होते थे परिवारों में, तो मेल्स दिन भर बाहर भी है ना, तो फीमेल्स और ये सब इतने लोग होते थे परिवार में कि दिन भर एक दूसरे के टच में रहते थे, सोशलाइज करते थे। तो वो जो अर्ज थी ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती थी कि उसके लिए सिर्फ हस्बैंड पे डिपेंड नहीं है, वो पूरी हो रही है। तो पहले परिवार बड़े होने की वजह से ये जो सामाजिक ज़रूरतें हैं एक इंसान की, वो पूरी हो जाती थी। बातें सब इधर उधर कर लिया। अब जो है कि अब मैं और मेरी वाइफ और मेरा 2 साल का बच्चा, अब ये इतने से सिर्फ साथ में रहेंगे, और मैं उसको ज़्यादा एक्सपोजर भी ना दूँ यहाँ वहाँ किसी से बात करने का, तो फिर वो मुझसे तो उम्मीद करेगी ना। तो तलाक की वजह यही तो हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यही हो रही ये है। बहुत बड़ा कारण है, एक्स्ट्रा मैरिटल का भी, रिश्ते टूटने का भी, और एक अच्छा हेल्दी कपल भी जो है वो भी लड़ रहा है इस बात पर। क्योंकि जो आपने बात बोली
कि यार वो फालतू की किचकिच कर रही है, घर की इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, और ये व्यक्ति जो है ये बड़े अफेयर्स में इन्वॉल्व है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ये वो सब कुछ, तो उसको फालतू लग रहा है। तो अगेन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कपल एजुकेशन कि उसको सीखना पड़ेगा कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड है वो, जो कि आपने बेटर बताया, हाँ, उसको आप दबा नहीं सकते। दबा नहीं सकते। अगर उसको कार चाहिए कि मर्सिडीज, तो आप उसको दबा सकते हो कि नहीं होंडा सिटी से खुश हो जा, है ना। बट उसको भूख लग रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं 2 दिन मत खा, उसको वो कैसे दबाए? इमोशनल भूख तो सबसे बड़ी भूख है। तो बात करने की जो अर्ज है वो भी उसकी साइकोलॉजिकल अर्ज है, उसको वो कैसे दबाएगी, कितना दबाएगी? 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, फिर मेड से ही बात करेगी वो। मेड आएगी ना घर में, मेड के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे ही लगी रहेगी। वो सब्जी वाले से सब्जी खरीदेगी तो वहीं 2 बातें एक्स्ट्रा करके आएगी। किराने की दुकान पे जाएगी तो वहाँ उनके हालचाल पूछ के आ जाएगी। तो वो हर जगह पर थोड़ा सा कम्युनिकेट करेगी, गलत साबित हो जाता है। हाँ, वो फिर सब जगह थोड़ी सी सोशलाइज करेगी, क्योंकि अंदर जो है वो चीज़ें तो निकलेंगी ना। और फिर उसे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत बातू नहीं है, तो जहाँ देखो वहाँ खड़े होकर किसी से बात करने लग जाती है। तो उसको बेचारे को गलत देखा जाता है। यानी गलत वो नहीं है, सिनारियो गलत हो जाता है। सिनेरियो गलत है। हमको वो एक फीमेल ऐसी नहीं है दुनिया में जिसकी ये अर्ज है। दुनिया की हर फीमेल की नीड वही है, तो हमको उसको समझना पड़ेगा। सब तो गलत नहीं है ना। अगर इस चीज़ को सॉल्व करना है तो एक लड़की को एक परिपूर्ण परिवार देना पड़ेगा, परिवार देना पड़ेगा, उसे एक्सपोजर देना पड़ेगा। और अगर आप कुछ ना दे सकें तो आप कम से कम आधा पौना घंटा रोज़ इत्मीनान से रात में शाम को उसके साथ बैठें और उसे थोड़ा इंकरेज करें, उससे पूछें कि भाई आज का दिन कैसा रहा। ठीक है, कुछ ऐसी बातें बताइए जो हम लड़कों को, मर्दों को जाननी जरूरी है लड़कियों के बारे में, कि लड़कियां क्या सोचती हैं, उनके क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो थोड़ा बताइए, जिससे हम लोग लड़कियों को ना गलत ना समझें, बेकार ना समझें, उनको सिर्फ गोल्ड डिगर ना समझें, उनको सिर्फ ये ना समझें कि अगर किसी और के साथ बैठ गई तो बातें करेगी, किसी और की हो जाएगी। कुछ ऐसा बताइए कि हम लोग कैसे समझें लड़कियों को। किसी भी लड़की को, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब आप उसको थोड़ा इनकरेज करते हो ना बातचीत करने के लिए, कि तुम क्या फील कर रही हो या तुम्हें क्या लग रहा है, आज दिन कैसा रहा, आज ऑफिस में क्या हुआ, फलाने का क्या हुआ, तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जब आप पूछते हो, और लेट हर स्पीक, उसको आप बोलने दें, उसकी बात को काटे ना, उसकी पूरी बात को सुने। ये एक चीज़ अगर हम कर देते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है उस लड़की की जो आपसे पूरी होती है। हम कई बार वो अपीयरेंस और सेक्स और पैसा और इन पे ही रह जाते हैं, जबकि साइकोलॉजिकल नीड्स कुछ और है। इसलिए आप देखना कि क्या ऐसी लड़कियां जो बहुत बड़े घर में शादियां कर रही है, जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्या वो अफेयर नहीं कर रही? क्यों कर रही है वो अफेयर? अगर पैसा चाहिए था और मिल गया और हस्बैंड भी अच्छा ही है, तो फिर क्यों कर रही है? क्योंकि साइकोलॉजिकल अर्ज तो उनकी भी है जो पूरी नहीं हो रही। तब वो घर, गाड़ी, पैसे का क्या करेगी? तो आप माने या ना माने, पर एक तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो हमने क्रिएट किया है कि मुझे ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसा सब कुछ, इतना पैसा, सब कुछ चाहिए। और एक हमारा इनर वर्ल्ड है, अंतर्मन वाला, कि हम अंदर से क्या चाहते हैं, हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। आपको पानी पूरी खाने का शौक़ है ना, उसकी पूर्ति पानी पूरी ही कर सकती है। आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े उससे वो अर्ज शांत नहीं हो सकती। सही बात है ना। उसके लिए तो पानी पूरी ही चाहिए, और वो ठेले पे भी मिल जाएगी 15 रुपये में, तब भी खा लेंगे। हाँ ओके, चाहे वो रेस्टोरेंट मिले तब भी खाएंगे। हाँ। तो इन दोनों बातों को थोड़ा सेपरेट रखना ज़रूरी है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की अपनी ज़रूरत है, बट मेरी जो इनर वर्ल्ड है उसकी ज़रूरतें अपनी है। और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वाली ज़रूरतें एक बार चल जाएंगी कि आप मर्सिडीज़ नहीं लाए, आप होंडा सिटी ले आए, वो नहीं लाए तो आप वैगन आर ले आए, वो चल सकता है। पर रिश्ते बनाना या बच्चे अच्छे होना, या फिर हस्बैंड वाइफ अच्छा होना, या फिर हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स, आज मैं परेशान और मेरी वाइफ आकर मुझे खाली इतना कह दे कि यार है ना आप चैम्पियन हो, मुझे पता है ये जो प्रॉब्लम्स है, ऐसी ही आपने हज़ारों प्रॉब्लम निपटा दी हैं, मुझे पता है आप इसको भी निपटा दोगे, ये आपके लिए मैटर नहीं रखती। अगर वो इतना कह देगी ना, तो उस दिन तो मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे फील करूँगा कि मेरी वाइफ अगर मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रही है तो मैं तो दुनिया जीत के ले आऊँगा यार इसके लिए। अगर वो कह रही है कि आप चैम्पियन हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप सब निपटा दोगे, मुझे पता है, टेंशन ना लो, उसकी ये एक बात मुझे ज़िंदगी में जो स्ट्रेंथ दे देगी, वो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। अब इस बात की पूर्ति कौन सी चीज़ कर सकती है, आप मुझे बताएं। इस बात की पूर्ति कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो ऐसी कई सारी ज़रूरतें हैं एक इंसान की जो उसको अंदर ही अंदर चाहिए, उसे कहीं से मिल जाए ना तो वो सब छोड़ के उसके पीछे भाग जाए। यही चीज़ होती है जो मैंने आपकी चीज़ों से अभी जस्ट सीखा, वो ये है कि
यहाँ पर कपल को थोड़ा अंडरस्टैंड करके रहना चाहिए, क्योंकि इसका ना बाहरी वाला इंसान फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि एक लड़की है, वो आपने बताया कि अगर वो बात नहीं करेगी किसी से तो जाहिर सी बात कहीं तो बात करेगी। बतासे वाली बात आ गई, अगर मुझे बतासा खाना है रेस्टोरेंट में मिले चाहे मुझे ठेले पर मिले, मुझे बतासा खाना है। अब एक लड़की क्या कर रही है, उससे अगर उसका पार्टनर बेटर बातचीत नहीं कर रहा तो वो बातचीत तो करेगी, चाहे वो रिक्शे वाले से करे चाहे वो किसी अच्छे इंसान से करे, जो भी उसके ऑप्शन में बेटर होता है आसपास उससे वो बात करेगी। तो फ़ायदा कौन उठा के लेके गया? तीसरा इंसान। ऐसा ही सेम है लड़के के साथ, उसको अगर कोई अच्छे से प्रेज नहीं करेगा, कोई और तीसरी लड़की प्रेज कर रही है तो वहाँ निकल जाएगा, होता ही है ना, है ना, होता होगा। तो इन दोनों कपल को ज़्यादा समझ के रहना चाहिए, जैसा कि आपने बताया। आपके इस ज्ञान को हमें लगता है कि दुनिया के हर एक कपल को समझना चाहिए। हाँ, एक मेल को एप्रिसिएशन और इनकरेजमेंट चाहिए होता है। एक मेल को चाहिए कि कोई उसे ये कह दे कि मुझे पता है तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इतने में वो सारे सॉल्यूशन खुद ढूंढ लेगा और वो सब कर लेगा। पर अगर एक वाइफ उसे ये फील कर रहा था, अरे ये तो यूं ही है, तुमसे तो ये नहीं होता है, तुमसे तो वो नहीं होता है, तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो किसी काम के नहीं हो, अगर वो हमेशा यही बोलती रहेगी तो वो इंसान जो है वो अपने घर में सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा है। यानी वो ये फील कर रहा है कि जब मैं दोस्तों के साथ या बाहर रहता हूँ तो मुझे बहुत इज्जत मिलती है, घर में मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं बिल्कुल किसी काम का ही नहीं हूँ। तो वो क्या करता है कि वो रात के 11 के पहले घर नहीं जाना चाहता और सुबह उठते से ही भागता है, क्योंकि उस एनर्जी में उसको अपने आप के बारे में बुरा फील होता है। राइट। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को आप देखो हमारे देश में कि शादी हो गई, थोड़ा टाइम हो गया, उसके बाद फिटनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, फैले जा रहे हैं, हेल्थ की चिंता ही नहीं है, योगा नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सही डाइट नहीं ले रहे हैं, ख्याल नहीं रख रहे हैं। मेल के लिए तो बहुत बड़ा टर्न ऑफ हो जाता है कि उसकी वाइफ जो है पहले तो बड़ी खूबसूरत और अच्छी दिखती थी, अब तो वो अपने अपीयरेंस का ख्याल ही नहीं रखती, तो बाहर भागता रहता है यहाँ वहाँ की लड़कियों के पीछे जो अच्छी दिखती हैं, है ना। तो ये ज़रूरतें हैं जो फीमेल के एंड से पूरी नहीं हो रही, और मेल के एंड से ये पूरा नहीं हो रहा है कि वो उससे समय नहीं दे रहे, उसे बात नहीं कर रहे, वो उसे कैसा महसूस करा रहा है, वो कितना अपलिफ्टेड उसको फील करवा रहा है, ये इधर से नहीं आता। इसकी ज़ुबान ख़राब हो जाती है, थोड़े टाइम बाद वो उसको नीचा दिखाना शुरू कर देता है, तो बेकार है, तो ऐसी है, तो वैसी है। आप देखो कि अब आजकल तो शायद ये सब नहीं होता होगा, बट पहले कितने ऐसे केसेस होते थे कि वो अगर गरीब घर से आई हैं और यहाँ शादी हो गई तो उसे ज़िंदगी भर वो भूलने नहीं देगा कि तू गरीब घर से आई है, इसे भूलना मत कि तेरे घर वालों की हालत क्या थी, तुझे मैं लेके आया हूँ। आप उसको उसके बारे में क्या महसूस करा रहे हो कि आप अगर खाना नहीं देते तो भूखे मर जाती, आप अगर उससे शादी नहीं करते तो क्या उसका घर नहीं बसता, और अब आप चाहते हो कि वो आपकी बहुत इज्जत करे और आपको प्यार करे। ऐसे घर चलेगा क्या? ऐसे वो आपको अपना किंग समझेगी क्या? तो ऐसे तो नहीं होता है। तो इन ज़रूरतों की पूर्ति मर्सिडीज़ नहीं कर सकती ना। ये तो वही चार बातें हैं, ये तो कंपैशन और अफेक्शन वाली बात है कि आप मेरे साथ बैठोगे, मेरा हाथ पकड़ोगे, मुझसे दो बातें करोगे और मैं रो दूंगी और मैं सब कुछ कह दूंगी। ये तो वो चीज़ है, इतना ही तो चाहिए था, पर उसको नीचा दिखाना है। ज़रूरतें बहुत बड़ी है ही नहीं, ज़रूरतें बहुत छोटी है, पर उसको उस तरह से समझा नहीं जाता है। जैसे एक छोटी सी बच्ची है 3-4 साल की, वो अपनी मम्मी से कह रही है कि मम्मी आप मुझे प्यार नहीं करते। तो जैसे ही उसने मम्मी को बोला कि आप प्यार नहीं करते, तो मम्मी ने उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, अरे तुमको अभी तुम मैकडी लेकर गए थे, तुम्हारे लिए इतने खिलौने लेकर आए, तुम्हारे लिए ये किया वो किया, सब तो करते हैं बेटा तुम्हारे लिए, है ना। डिफेंड कर दिया सीधा उसने, वो बच्ची ने कुछ कहा ही नहीं। और दूसरा कि किसी बच्चे ने अपनी मम्मी कहा कि मम्मी आप मुझे प्यार नहीं करते, और उसने डिफेंड करने की जगह सिर्फ इतना कह दिया कि बेटा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको प्यार नहीं करती। तो उसने कह दिया क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना तब पहला निवाला हमेशा भैया को देते हो, मुझे बाद में देते हो। अब आप समझ रहे हो वो जो बच्ची है वो किस लेवल पे सोच रही है। वो मैकडी और वो घर और गाड़ी और आप टॉयज़ ला रहे हो वो सब नहीं सोच रही, वो अभी ये सोच रही है कि आप पहला निवाला भैया को देते हो। तो इस चीज़ को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था कि अगर आपके हस्बैंड ने, आपके वाइफ ने कोई कंप्लेंट की है तो डिफेंड करने की जगह सिर्फ आप उसे इतना पूछ लें कि आपको ऐसा क्यों लगा। तो वाइफ ने कुछ कहा या हस्बैंड ने कुछ कहा कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तुम मुझे ये नहीं करते वो नहीं करते, और ये पूरा हिसाब गिना रहा है पिछले 10 साल में कि मैंने तुझे तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। यार आप उससे इतना पूछ लो कि आपको ऐसा क्यों लगा, और थोड़ी देर अपने जिप लगा लीजिए, उसको बोलने दीजिए, है ना। 10 मिनट में मामला सॉल्व हो सकता है कि वो बताएगी कि उस दिन आपने ऐसा किया, फलानी जगह आपने ऐसा कह दिया, उस दिन तो अब ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा लगा।
और आप उसे इतना एश्योरेंस दे दीजिए कि ये जो 3 में से 2 जगह तो तू जो कह रही है ये बिल्कुल सही कह रही है, मतलब ये मैंने गलती की, और जो तीसरी जगह है ना वहाँ मेरा इंटेंशन ये नहीं था, वो तूने थोड़ा गलत समझा, बट डोंट वरी, मतलब तू ठीक है अपनी जगह, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। सॉल्व हो गया वो कम्युनिकेशन हो गया। अब बट इसमें हिसाब किताब आ जाते हैं 10 साल के, और लड़ाइयाँ चलती है, चीज़ें फेंक रहे हैं एक दूसरे पे, और रहना ही नहीं है, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुम तो समझते ही नहीं हो, तुम्हारे कोई बात दिमाग में जाती ही नहीं है, तुम कुछ भी मिसबिहेव करते हो और तुमको ऐसा लगता है कि हम सुन लें, हम मान लें, हम तो कुछ कहे नहीं, हम तो ताला लगा ले अपने मुंह पे, और वो कह रहा है कि तुमको तो कुछ दिखता ही नहीं, तुम्हारे लिए आज तक किया तुमने कुछ, कभी अप्रिशिएट किया, ये किया वो किया। अरे बेवजह बात का बतंगड़ हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कपल्स को एक दूसरे के बारे में समझना चाहिए। अच्छा, आजकल जो इंसान है धीरे धीरे डिप्रेस्ड बहुत होता जा रहा है। हर एक इंसान को बड़ी प्रॉब्लम्स है, परिवार से, रिलेशनशिप से, करियर से। ये डिप्रेशन वो भी कितने साल की एज की, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 साल की उम्र, डिप्रेस्ड है लड़का। क्यों हो रहा है इतना डिप्रेशन, क्यों फैल? ये सोशल आइसोलेशन की वजह से हो रहा है। सोशल आइसोलेशन यानी फिर वही बात आ जाएगी कि जैसे आपका बचपन जो रहा होगा, या मुझे मेरा बचपन याद है, तो हमारे घर में 17 लोग थे। तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी से ज़्यादा प्यार जो है मेरे को मेरी दादी करती थी, है ना। और मुझे ये भी याद है कि जो मेरे फिर चाचू का जो सबसे छोटा बेटा है प्रथम, वो जब एकदम छोटा था तब मैं थोड़ा समझने लगा था, तो मुझे याद है कि उसे दिन भर कोई ना कोई गोद में उठा के घूमता था, है ना। इतने लोग थे घर में, कभी दादी रख रही है, कभी मेरी मम्मी उसको रख रही है, कभी हमारी बड़ी मम्मी उसको रख रही है, कभी उसकी खुद की मम्मी, कभी बड़ी मम्मी की जो बेटियां हैं वो रख रही हैं। तो ऐसा चलता था। तो वो जो बच्चा है ना, उसको हमेशा बात करने के लिए, संभालने के लिए, बोलने के लिए बहुत लोग थे। वो सीमित नहीं था किसी तक। जब वो बोलने भी लगा, समझने भी लगा, सीखने भी लगा, तो उन 17 लोगों में उसने 1-2 लोग ऐसे ढूंढ लिए, देख लिए, जिनके साथ उसकी अच्छी ट्यूनिंग है, जो उसको समझते हैं। तो जब भी परेशान है, मम्मी से भी नाराज़ है, तो जाके दादी से बात कर रहा है। दादी मम्मी ने ऐसा कह दिया, अब दादी जो है वो उसे समझा रही, नहीं नहीं बेटा, मम्मी ऐसा नहीं है, वैसा है, ये है, वो है। तो उस नेगेटिविटी को दादी ने वहीं ख़त्म कर दिया, है ना। या उसने जाकर मेरे पापा को कह दिया कि ताऊ जी मम्मी ने ऐसा बोला, तो उन्होंने समझा दिया। तो वो डिप्रेशन वाला ख्याल कभी उसके बच्चे के दिमाग में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर वो नेगेटिविटी जो उसके अंदर थी वो कन्वे हो चुकी, और उसे टाइम रहते ठीक कर दिया गया। अब वही बच्चा आज एक फ्लैट में रह रहा है अपने मम्मी पापा के साथ। दादा दादी भी नहीं है, वो तो गांव में है, ये नोएडा में या पुणे में आके शिफ्ट हो गए हैं। आईटी के लोग हैं, दोनों अपनी जॉब्स पे जाते हैं। पहले तो हमने एक आया रखी हुई थी जिसने उनको थोड़ा संभाला, और बेबी सिटर, और अब क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो ये अब अपने हाल पे है, अब ये स्कूल चले जाता है। अब इसको पता नहीं कितना टाइम दिया जा रहा है, कितनी बात की जा रही है, स्कूल में इसको बुली किया जा रहा है, वहाँ पर इसको कैसे चिढ़ाते हैं, कैसे बोलते हैं, कोई कन्वे किसी को करने के लिए कोई है ही नहीं। तो वो बच्चा क्यों ना हो जाए, डिप्रेशन में भी चले जाएगा और सब हो जाएगा। तो सोशल आइसोलेशन इज़ द रीज़न। इसलिए ऐसी बात की जाती है कि सोशल कैपिटल हर इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा धन है मयंक भाई। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई मुझसे बीइंग एन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट पूछेगा कि ज़िंदगी में क्या एक चीज़ ठीक कर लें कि हमारी इमोशनल हेल्थ बनी रहे, सोशल कैपिटल इज़ अ वे टू गो। लोगों के साथ कनेक्शन रखिए। कुछ 8-10 लोगों का एक ऐसा सर्कल रखिए जिनके साथ आप एनी टाइम एक्सेस कर सकें, जिनके साथ आपको बहुत मज़ा भी आता है, जिनके साथ आप अच्छा बुरा सब शेयर करते हैं। कहते हैं ना कि आधी रात को भी ज़रूरत पड़ी तो आ जाएंगे, वो वाले 8-10 लोग वो चाहिए। वो अगर है ना, तो आप बड़े से बड़े सेटबैक से निकल जाएंगे और चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। और सिर्फ इतना सा नहीं है ना, तो छोटा सा ब्रेकअप आपको डिप्रेशन में डाल देगा। ये वैसा है। सोशल आइसोलेशन की वजह से केस बढ़ रहे। और आपको बता दूं कि अभी तो शुरुआत है, ये सब बहुत बड़े स्केल पे जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गैजेट्स की वजह से इंसान जो है वो क्या कर रहा है, वो पूरे टाइम उन मशीनों में ही लगा हुआ है। वो लोगों के साथ बात ही नहीं, वो अपने पेरेंट्स के साथ टच में ही नहीं है, उसी डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है और गेम ही खेल रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और इसकी वजह से क्या, जब मैं अक्सर कहता हूँ कि दांत में दर्द होगा तो वो मोबाइल कैसे ठीक करेगा उसको। जो मम्मी होती है ना उस समय जो कहती है कि कुल्ला कर ले और गर्म पानी के करारे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वो बात कौन बोलेगा? उस समय आके ऐसे थोड़ी देर सहला कौन देगा? वो तो लोग ही नहीं है, वो तो कोई है ही नहीं। तो डिप्रेशन ही तो आएगा। जैसे कि आजकल की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। रिलेशनशिप इतना बड़ा टॉपिक हम लोगों का है
कि यहीं से समझो के हिसाब से दुनिया बनती इंसान की या तो बिगड़ जाती है। इंसान या तो सर्वाइव करके आगे बढ़ता है, कुछ बिगड़ जाता है तो लेसन ले लेता है, नहीं अपने आप को संभालता है तो सुसाइड कर लेता है, ब्रेकअप होता है इंसान का। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना लोगों के समाज में कि मूव ऑन कैसे करें, कैसे करें। अक्सर मैं बताता हूँ कि ए पॉइंट पे आपका ब्रेकअप हुआ किसी इंसान से, है ना। जैसे कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला गया हमको छोड़कर, जिससे हमको बहुत लगाव था, तो उसका जो दुख है और उसकी जो पीड़ा है उसमें हम चले गए। अब हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। आप दुनिया में किसी को किसी भी हद तक प्यार करो, एक इंसान को कितना समय लगेगा ये सोचने में कि अब जो है वो है यार, हो गया। अब नौकरी तो करना पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, खाना तो खाना पड़ेगा, ये जो लोग रह गए इनका तो ख्याल रखना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है कोई इंसान ये सोचने में, आप बताओ। बस थोड़ा सा इन्फ्लुएंस अगर किसी ने कर दिया उसको माइंड से, मतलब 2 3 4 महीना, 6 महीना, साल 2 साल, है ना। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने जो 25 साल का है उसने किसी को खो दिया अपनी लाइफ से, और वो 75 का है तब तक वो उभरा ही नहीं, ऐसा ऐसा कोई केस है? पता नहीं, शायद पिक्चरों में तो देखा गया है। मतलब एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसके दिमाग पे शायद रह जाए, पर आदमी नौकरी तो करेगा ना। खाना कि तो खाएगा। 75 तक नौकरी नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, किसी को मिलेगा नहीं, हंसेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो वो टाइम कितना होता होगा जब वो ये सब त्याग देता है? बस उसको समझ में आ जाए। 2 4 हफ्ता या 4 6, खूब से खूब 6 महीना। मैं बताता हूँ, खाने का तो उसका 2 4 5 दिन में टूट जाएगा। हाँ, है ना। और लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, अपना काम करना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अपनी दवाई गोली लेना, ये सब भी तो कर ही देगा ना चालू। तो कितने टाइम में होगा? महीना, 2 महीना, 6 महीना मैक्सिमम। मेरा बस पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा डैमेज आ जाए, एक पॉइंट तो ऐसा आता है जहाँ आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि यार कब तक ऐसे करता रहूँगा, और ऐसे करने से क्या अच्छा होगा, ऐसे तो चीज़ें और ख़राब ही हो रही है, तो मुझे अपने आने वाले कल पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। गेटिंग इट? तो एक होता है ए पॉइंट जहाँ पर इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, ब्रेकअप हो गया। एक होता है बी पॉइंट जहाँ पर ऐसा लगता है कि अब हो गया तो हो गया, अब जो इम्पोर्टेंट काम है वो तो करने पड़ेंगे। मन भले ही दुखी रहे पर काम तो करना पड़ेगा ना, नौकरी तो जाना पड़ेगा। वो जो बी पॉइंट है ना, वही मूव ऑन है। लोगों को क्या लगता है उस इंसान को भूल जाऊं, वो मेरे दिल दिमाग से चला जाए, उसको मूव ऑन कहते हैं। वो मूव ऑन नहीं होता है। मूव ऑन होता है आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाए कि फाइनली ही और शी हैज़ गॉन। एक्सेप्टेंस जब आ जाता, एक डायनामिक एक्सेप्टेंस इनफैक्ट, कि एक्शन प्लस एक्सेप्टेंस, कि आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो गया, और आपको ये भी पता है कि अब मुझे क्या करना है। अब मुझे ये करना है कि मुझे कल से अपने काम पे जाना है, मुझे अपने दोस्तों के टच में रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी का आने वाला कल देखना है, मुझे जो चीज़ें खुश करती है उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। मुझे किसी से मिल के खुशी मिलती है तो वो करना है, कुछ खा के खुशी मिलती है तो वो करना है, मेडिटेट करके खुशी मिलती है तो वो करना है, मूवी देख के खुशी मिलती है तो मूवी देखना है। ये पॉइंट होता है बी पॉइंट। अब ये पॉइंट या तो आप 1 हफ्ते में ले आओ, या 6 महीने में ले आओ, 10 साल में ले आओ, 10 साल में ले आओ, बट ये पॉइंट जिस दिन आ गया उसके बाद एक होता है सी पॉइंट। अच्छा, सी पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर अब उसको याद भी कर रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है यार हो गया जो होना था, अब दुख भी नहीं हो रहा उतना। वो था सी पॉइंट। सी पॉइंट बी पॉइंट के बाद ही आएगा, और बी पॉइंट जितना जल्दी आएगा सी पॉइंट भी उतनी जल्दी आएगा। बी से सी जाने की टेंशन नहीं है, सारी टेंशन ए से बी पे आने की है। इंसान फैसले लेना शुरू नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ ऐसा हो गया। तो मूव ऑन का मतलब ये होता है कि हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टेंस में बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो किसी एक्सपर्ट से, किसी काउंसलर से जाके बात कर लो, वो आपको थोड़ा डिकोड करने में, गुत्थियाँ सुलझाने में मदद कर देगा। तो शायद आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि ओके दिस इज़ इट, और अब मुझे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कभी ब्रेकअप हो जाए तो कभी भी अपने फ्रेंड से ना पूछें, क्योंकि फ्रेंड आपके हित के बारे में सिर्फ आपकी बातें सुनेगा, उसकी नहीं सुनेगा। वहीं जब वो किसी इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट जैसे आपके पास आता है तो आप सिर्फ उसकी नहीं सुनते हो, आप दोनों समझते हो, फिर न्यूट्रल स्टेज पर आके उसको सजेस्ट करते हो कि आपके लिए बेटर क्या होगा। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा सिंपैथी जहर के जैसी है, स्वीट पॉइजन, जो हम ले भी रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम खुद को ख़त्म कर लेंगे। कैसे ले रहे हैं आप बताइए जरा थोड़ा। हाँ, इसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई व्यक्ति आया, वो अपने लाइफ में, इसको थोड़ा यूँ समझते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो यहाँ से खिसकते हुए वहाँ जा रहा है, वहाँ पे एक पेड़ी बनी हुई है, हमको पता है कि वहाँ से गिर जाएगा,
अब वो खिसक खिसक के गया है, अभी तो वो 6-8 महीना, साल 1.5 साल का है, अभी तो चलने भी नहीं लगा है। अब आप बोल रहे हो यहाँ से बैठे बैठे कि अरे उधर नहीं जाना, गिर जाएगा गिर जाएगा। तो उससे क्या पता गिरना क्या होता है, उससे क्या पता कि चोट लगना क्या होती है, वो तो जाएगा ही ना। तो आप उसे लास्ट मोमेंट पे जाके रोक लेते हो, तो क्या वो ज़िंदगी में कभी किसी पेड़ी से गिरेगा नहीं गया? क्योंकि आपने उसको कह दिया था कि गिर जाएगा। वो एक बार तो गिरेगा, कभी तो ऐसा होगा कि आपका ध्यान नहीं है, वो कहीं से गिर गया और फिर आप उसे क्या बोला था ना गिर जाएगा, और उस बच्चे को समझा कि अच्छा ये जो दर्द अभी मेरे को मिला इसको गिरना कहते हैं। तो कल को जब वो बच्चा कहीं जा रहा है ना और आपने पीछे से बोल दिया उधर नहीं जाना गिर जाएगा, तो वहीं रुक जाएगा। ये होता है ना। बच्चा जो है उसको आप कह रहे हो कि ये बाल्टी में हाथ मत डालो, गर्म पानी है, जल जाओगे, तो उसको थोड़ी ना पता क्या होता है। एक बार तो किसी गर्म चीज़ को टच करेगा ना वो, और फिर उसे समझ में आएगा कि गर्म ये होता है, जलना ये होता है। फिर आप बोलोगे कि उधर मत जाना, उसमें हाथ लग जाएगा तो जल जाएगा, तो वो रुक जाएगा। ईश्वर ने हमें कोई भी चीज़ सिखाने का जो तरीका बनाया है ना, वो फेलियर से होके गुजरता है। कि एक बार इसको जला दो, ये जलना सीख जाएगा, एक बार गिरा दो, ये गिरना सीख जाएगा। ईश्वर ने ऐसा कोई तरीका भगवान खुद नहीं बना सके कि इस बच्चे को बिना जलाए या बिना गिराए हम सिखा दें कि जलना और गिरना क्या होता है। एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा। तो यही इस दुनिया का, इस सृष्टि का नियम ही यही है। पर रिलेशनशिप में आके लोगों की बुद्धि पे पत्थर पड़ जाता है। वहाँ अगर ब्रेकअप हो गया तो इंसान इस बात को लेके ऐसा हो जाता है कि नहीं ये कैसे हो गया मेरे साथ, वो भी मेरे साथ। हाँ Ego। भाई हो सकता है ना कि ये डैमेज भी इसलिए हुआ है क्योंकि तुझे कुछ सीखने या समझने की ज़रूरत है ना। ये भी एक लेसन है ना जो यहाँ से लेना है। लेसन नहीं लेंगे वहाँ से डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो जब आप क्या करते हो, जब आप किसी दोस्त के पास गए या अपने पेरेंट्स के पास गए, और ऐसा नहीं कि वो काउंसलिंग नहीं कर सकते, पर अगर उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा आपको सिंपैथी ही दी कि नहीं नहीं तू सही था, वो गलत थी, उसने गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, तो इसमें क्या हुआ कि आपकी सारी एक्शंस और आपकी सारी फीलिंग्स को वैलिडेशन मिल गया कि हाँ मैं बिल्कुल सही था, मेरे साथ गलत हुआ, देखा ऐसा ही था। हाँ। तो अब इसको वैलिडेशन मिल गया, तो इंट्रोस्पेक्शन करेगा क्या कि हो सकता है मैंने भी कोई गलती की हो, ये करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने तो इसे पूरा यकीन दिला दिया कि तू तो गलत था ही नहीं, सिर्फ तेरे साथ गलत हुआ है। तो ये इंसान को सिंपैथी ने क्या कर दिया, सारे इमोशंस और सारी फीलिंग्स को वैलिडेट कर दिया, और ये इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहा है, असेसमेंट नहीं कर रहा है। तो ये दोबारा रिलेशनशिप में पड़ेगा, दोबारा सेम गलती करेगा। तो वहीं पर मान लीजिए कोई इंसान मेरे पास आया है, तो सिंपैथी एम्पैथी ऑफकोर्स है ही। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे हम संभालना तो जानते हैं, पर एट द सेम टाइम हम उसे ये भी बताना चाहते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में 2-4 गलतियां हमने भी की है, आईना तो रियलिटी चेक तो देना पड़ेगा। और ये गलतियां ये है, अगर ये नहीं होती तो बात संभल सकती थी। पर जैसा मैंने बताया कि फेलियर से ही तो हम सीखते हैं। तो दोबारा कल को जब किसी के जीवन में जाओगे या कोई आपके जीवन में आएगा, तो इन बातों का भी ध्यान रखना। तो इंट्रोस्पेक्शन हो गई, तो वो इंसान इस फेलियर के बाद एक बेहतर इंसान बना, उसने 4 चीज़ें अपनी और ठीक की, तो ये ब्रेकअप अच्छा ही था उसके लिए। सिखा के हर वो डैमेज जो आपको एक बेहतर इंसान बना दे, दैट इज़ गुड। तो वो इंट्रोस्पेक्शन तो ज़रूरी है। सिंपैथी इतनी मिल जाती है कई बार कि लोगों को लगता ही नहीं कि हम गलत थे, है ना। उन्हें इतना यकीन दिला दिया गया है कि सिर्फ आपके साथ गलत हुआ है, आपने कुछ नहीं किया है, तो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसी बिहेवियर और उसी एटीट्यूड के साथ दोबारा लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, फिर गड्ढे में गिरेंगे। यानी कि उनको असल में पहले हल्का गिराना भी पड़ेगा एक्सेप्टेंस के लिए। जैसे कि कई लोगों ने बोला, ऐसे ही होते ना, कई सारे अपनी वीडियोज में एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप उसकी इमेजेस हटा दो, उस इलाके से हट जाओ या उसको देखना बंद कर दो। ये तो मुझे लगता सही तरीका हुआ ही नहीं फिर आपकी फिलॉसफी पर, क्योंकि उसने एक्सेप्ट करा ही नहीं। वो सिर्फ क्या किया, डिनायल मोड में है, वो हट रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो नहीं कर रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो करा रहे, नहीं बस देखूंगा नहीं तो मुझे याद नहीं आएगी। और जिस दिन उसको कहीं दिख गई, फिर वो उसी फेज में। एंकरिंग याद है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, दिस इज इट, कि उसको वो दिख गई और वो इमोशंस ट्रिगर हो गए। तो इमोशन को पहले मार ही दो ना, बजाय कि फोटो हटाओ, उससे बात करना बंद करो, ब्लॉक। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बढ़िया, मैंने अपनी वीडियोज में बताया, मोहन का सबसे बेटर जो तरीका होता है, ब्लॉक नहीं करेंगे एक बार भी, आपको वैसे ही अनब्लॉक रखेंगे, स्टेटस भी आपका देखेंगे, फोटोज खुलकर देखेंगे, जहाँ जाते थे यादें, हमारी मेमोरीज रोमांटिक वाली बनी थी वहाँ भी जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनाएंगे नहीं। सब कुछ एक्सेप्टेंस मोड इतना हार्ड होना चाहिए।
और वो जब तक आपका नहीं हो पा रहा तो डिनाइल में मत रहो, तब तक आप सोचे रहो कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इमेज देखा मुझे रोना आ रहा है, रो लो कोने में बैठ के, जब तक असल में अंदर से ना लगे कि इसने मुझे गलत मेरे साथ किया, तब तक आप एक्सेप्ट हो ही नहीं सकते। पर ये इतना अपने माइंड के लेवल पे हर कोई स्ट्रांग नहीं होता कि वो अपने आप को टैकल कर पाए। हर इंसान की बहुत अलग कम है, मेरे ख्याल से 2-5-10% लोग होंगे जो इस लेवल पे स्ट्रेंथ रखते हैं कि वो सामने भी रहेगी और मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। और बेटर एक्सेप्टेंस तो यही है, एक्सेप्टेंस बेटर, आप हमारे सामने बैठे हैं और आप हमारे दुश्मन हैं और हम ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे दुश्मन बने कैसे फिर? तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस प्रोसेस में ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई है तो हम उसको भी ठीक करें। कभी कभी एक बात बता दूं मैं एक भाई, मतलब ये मेरी फिलॉसफी है, मतलब मुझे नहीं पता कि ये कहीं लिखा है या कुछ, पर मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन इसकी वजह से बहुत आसान है। वो ये कि मैं मान के चलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का 70% कंट्रोल मेरा है, बस सिर्फ 70%। मैं अगर सड़क पे जा रहा हूँ और किसी ने आकर मेरे में गाड़ी मार दी तो उसने तो मार दी, मेरी टांग टूट गई, ये मेरे हाथ में कभी था क्या? नहीं था। मेरे हाथ में सिर्फ ये था कि मैं नियम ना तोड़ूं, मैं सिस्टम से प्रॉपर से सही ढंग से चलूं, हेलमेट पहनूं, गाड़ी का सब ख्याल रखूं, बट फिर भी किसी ने मार दिया, अब इसका क्या करूं? अब बस मुझे अब ये पता रहे कि ये वही 30% है जो मेरे हाथ में नहीं था, है ना? तो ये 30% आपके साथ कभी आपके फेवर में गिरेगा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और कुछ अच्छा हो गया, कभी न्यूट्रल रहेगा, कभी बुरा हो जाएगा, पर ये 30% है और ये एग्जिस्टेंस के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में। तो ये 30% जो है ना, पूरी ज़िंदगी का थ्रिल और सारा मज़ा इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि ये 30% अगले मोमेंट पे क्या होने वाला है आपको पता नहीं है। आपको आपका 70 पूरा पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, आपको ये क्लियर कट पता है कि मेरा 70 क्या है, उसके हिसाब से तो 10 साल बाद आप कहाँ होने चाहिए आपको ये भी पता है। बट ये जो 30 है ना, जो 10 मिनट बाद का भी आपको पता नहीं है, यही ज़िंदगी में रोमांच लेके आता है। और ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। तो लाइफ में अच्छा और बुरा सब होगा, इसमें हमेशा ये ना सोचे कि मैं अच्छा इंसान हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। नहीं, ये 30% पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये एग्जिस्टेंस के हाथ में है, इसको एक्सेप्ट करें। देखिए चलिए, आप तो हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, आपने दुनिया देख रखी है, तो आपको ये चीज़ लगता है कि कुछ चीज़ें भगवान द्वारा या इस ब्रह्मांड के द्वारा निर्धारित हैं, वो हो जाती हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी अभी इमोशनल कमज़ोर आदमी मैंने देखे हैं जिनको अगर थोड़ा भी बुरा हो जाता ना, अरे भगवान जो न चाहें सब भगवान के ऊपर डाल दिया, मतलब कि आंखें दी भगवान ने, वो देखेंगे नहीं, हाथ दिया भगवान ने, मारेंगे नहीं, ठीक है ना, भगवान ने कर दिया, मेरे परिवार चाचा मेरे साथ गलत कर रहे हैं, भगवान ने, गलत हो गया भगवान देखेंगे, चोरी हो गई ऊपर वाला तो देखेगा। मैं कहता हूँ ऊपर वाला क्या मतलब इतना ही वेला बैठा है क्या? हर एक तुम्हारी हर एक बेवकूफ़ी को भी वो देखेगा और तुम्हें उसका अच्छा करके देगा भविष्य में। कर्मा कर्मा कर्मा, इसके नाम पर लोगों ने अपने आप को इतना छोटा कर दिया है, कुछ भी बुरा हो गया भगवान देखेंगे। भगवान की वो बातें क्यों भूल जाते हैं, महाभारत वाली बातें क्यों भूल जाते हैं कि गलत है तो गलत करेंगे, धर्म का सपोर्ट करना है तो अधर्म का भी नाश करना पड़ेगा। कोई इंसान गलत है उसको मारना पड़ेगा, आपके ऊपर हावी हो रहा है उसको मारना पड़ेगा। इंसान इसको छोड़ देता है, वो सीधा भगवान पे डाल देता है। देखो, एक रीफ्रेमिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में, उसको थोड़ा समझते हैं। वो ऐसा है कि जैसे स्वर्ग किसी ने देखा है क्या? कैसे? पर इस दुनिया में से एक भी इंसान ऐसा नहीं जो स्वर्ग होके आया हो, पर उसकी परिकल्पना हम सबके दिमाग में है कि वो कैसा होगा, है ना? ये किसने क्रिएट किया? ये तो अपने आप इंसान ने क्रिएट किया, जो किया है। भगवान ने तो प्रकट होके नहीं कहा कि देखो तुम जाओगे फिर तुम्हारी व्यवस्था ये रखी हमने ऊपर, ऐसा तो हुआ नहीं। इंसान नहीं बनाया कि स्वर्ग ऐसा होगा, स्वर्ग वैसा होगा, गया कोई नहीं है, बातें सब कर रहे हैं उसकी। शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो स्वर्ग की डिस्क्रिप्शंस हैं, लेकिन अगर शास्त्र के अलग हटकर हम देखते हैं तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना? वहीं पर जैसे पुनर्जन्म की जो बात है, तो वो भी पता नहीं किसने एक्सपीरियंस किया नहीं की, पर ये बात हम सब करते हैं कि भाई इंसान जो है फिर दूसरा जन्म लेता है, फिर दोबारा आता है, फिर अलग रूप में आता है। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अपने दुख दर्द और अपने लाइफ का जो उसका जो भी उसकी जो पीड़ा है उससे अपने आप को कैसे निकालेगा। तो मान लीजिए आज एक परिवार ने अपने जवान बेटे को खोया है, उसके आसपास लोग बैठे हैं, वो परिवार जो आज कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो खा पी नहीं रहा है, जो बिल्कुल परेशान है, हताश है,
उन लोगों को उस दुख से बाहर कैसे निकाला जाए, कैसे लाया जाए, क्या कह दें इस समय पे ऐसा कि इन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो फिर वहाँ पर एक महाशय आते हैं और कहते हैं कि देखो हमारा बच्चा जो है वो इससे अच्छी जगह गया है ना। हम तो एक कचरे में रह रहे हैं, वो एक अच्छी जगह गया है, वो ईश्वर के पास गया है, उनके श्री चरणों में गया है। तो ये बात कह के सामने वाले को क्या महसूस होता है, एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट महसूस होता है कि चलो अब मेरा बच्चा जहाँ भी है वो अच्छी जगह है, या वो खुश है ना, या वो सही हाथों में है, सही जगह पर है। ये चीज़ उसे क्या देती है, एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट, एक राहत देती है कि हम सांस ले सकें कम से कम, है ना। और इस तरह की बातें उस समय पे होनी ज़रूरी है ताकि वो उस विलाप से बाहर निकले। अगर ये बात नहीं हुई तो क्या कैसे मोटिवेट करोगे आप उसे। इस समय पे कोई आकर कह रहा है कि वो गया ही नहीं है, वो हमारे बीच ही है, पर अब किसी और रूप में है, किसी और रूप में है। बस अब वो हम उसे ऐसे नहीं देख पा रहे, हम पहचान नहीं पा रहे, बट वो यहीं है हमारे बीच। वो नए जन्म में नए इंसान के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, ये बात से सामने वाले को क्या लग रहा है कि अच्छा ओके ही इज़ देयर, वो गया नहीं है। तो इससे क्या आ रहा है, एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट आ रहा है। ये साइकोलॉजिकल कंफर्ट उस विलाप से निकलने में उस परिवार को मदद करता है ना। इसको कहते हैं रीफ्रेमिंग। तो जब कोई इंसान के साथ कुछ बुरा हो जाता है, कुछ नेगेटिव हो जाता है, लाइफ में कोई डैमेज हो जाता है, और जब वो बोलता है ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, ये ऊपर वाला बैठा है तो सब सही कर देगा, ये बात जो है ना उसको एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट दे देती है। आज नींद कैसे आए, आज कैसे सोऊं, तो कुछ तो है ऐसा जो मैं ऐसा सोचूं जो मुझे राहत दे दे। तो एग्जिस्टेंशियल पावर्स ऐसी पावर्स हैं जिस पर हम सबको यकीन है कि कोई तो है। ईश्वर कह दें, फिजिक्स कह दें, एग्जिस्टेंस कह दें, प्रकृति कह दें, जो कहना है कह दो, कोई तो एक ऐसी पावर है जो हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जो चाहे वो कर सकती है ना। और हम सबका यकीन है कि वो हमारे साथ है, राइट। तो वो पावर एग्जिस्ट करती है और वो हम सबके साथ में है। ये ख्याल उस इंसान को उस रात को सोने में मदद करता है जो आज ही बर्बाद हुआ है शाम को। अच्छा, मेरा इसमें फिलोसफिकल थोड़ा सा एंगल है जो मेरा अपना बनाया हुआ है। जैसे कि लोग कह देते हैं ना कि भगवान देखेंगे, हर चीज़ भगवान के सहारे छोड़ देना। देखिए, भगवान देखेंगे वो एक अलग बात है। आजकल आपने देखा ना, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, हर एक माता जी के रूप, काली जी, वैष्णो जी, हर एक इंसान मतलब हर एक भगवान के अपने कैटेगरी वाइज भक्त भी हैं, ठीक है, जो उनको अपना मतलब इष्ट मानता है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान को तुमने सही से देखा ही नहीं। अगर भगवान को तुम देखे होते तो तुम्हें पता चलता है कि सारे भगवान एक हैं और हर भगवान ने अपनी एक अलग चीज़ बताई है। श्री कृष्ण क्या बताते हैं, वजह पड़े तो मारो। श्री राम बताते हैं पुरुषोत्तम बनो तो ऐसे, रावण अगर हो तो मारो ऐसे, कभी अयोध्या पर दिक्कत पड़ जाए तो उसका टैकल करो ऐसे। हर देवी अपना अलग अलग रूप बता रही है। मतलब क्या है कि हर एक भगवान से हम क्या सीख रहे हैं कि अपने लाइफ के किसी एक प्रॉब्लम में हम उनको यूज कैसे करें। लेट भी कभी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आप काली जी कैसे बनेंगी लड़की उस सिचुएशन में जब उनके ऊपर सब दरिंदे होंगे। कभी आपके परिवार वाले आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण की राय कैसे ले सकते हैं। आपके पापा को कोई चीज़ बुरी लग रही है माता की और आपको ज़बरदस्ती मानना पड़ रहा है या प्यार से मानना पड़ रहा है, कैसे आप राम बन के सब कुछ छोड़ रहे हैं। यानी कि हर एक सिचुएशन पूरे भगवान मिलके आपकी एक लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे सारे भगवान है वो एक यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे हैं, वैसे आपकी लाइफ भी एक यूनिवर्स। आप हर एक पॉइंट पर आप भगवान की मदद से सीखोगे कि इन भगवान से क्या सीख के हमें अपनी लाइफ में आगे क्या टैकल करना है। सिर्फ भगवान के एक भगवान को मानने की जरूरत नहीं, हर एक भगवान का अलग अलग रोल है और वैसे ही लाइफ हमारी हर एक पल मोड़ लेती है और उसमें हर एक भगवान की कोई ना कोई राय आपको लेनी पड़ेगी। तो सिर्फ ये बोलना कि भगवान देखेंगे से बेहतर है, या फिर सिर्फ ये ऐसा मानना कि मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा है सारे भगवानों को ले जाकर, उनके किए हुए कार्यों को ले जाकर, उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को परास्त किया, उनकी स्टोरी को सीख कर। जब आप सब सीखेंगे तब आप अपनी लाइफ में जब आके देखेंगे ना, अच्छा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे टैकल करेंगे। इन भगवान के साथ ऐसी परिस्थिति थी तब इन्होंने ये अवतार लिया था, अब मुझे ये इन अवतार सब लेना में बस पड़ेगा। ये है कि इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, कि वहाँ पर व्यक्ति अपना रास्ता ढूंढ लेता है और वो रेफरेंस के लिए किसी को यूज़ कर लेता है। पर कुछ मेटाफर्स होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई एक फ्लावर इमेजिन करिए, कर लिया आपने, कौन सा किया, रोज़ किया, पर मैंने तो रोज़ बोला ही नहीं।
वो तो वाटर लिली भी तो हो सकता था, सनफ्लावर भी हो सकता था, बट रोज़ ही क्यों? जिससे मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई एक एनिमल इमेजिन कीजिए। जाहिर सी बात है कि इंसान कौन सा किया आपने? मोस्टली किंग करेगा। मैं भी वही करूँगा, किंग। हाँ, तो बट मैंने वो नहीं बोला। एनिमल तो डॉग भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं कि हर एक की परिकल्पना, एक इमेज है। कि मैंने कहा कि एक भगवान इमेजिन कीजिए, तो किसी ने भोलेनाथ की है, किसी ने शंकर भगवान की है, किसी ने अपना कृष्ण भगवान की है, किसी ने श्री राम जी की है। तो ये वैसा है कि गॉड इज़ अ कॉन्सेप्ट, फ्लावर इज़ अ कॉन्सेप्ट, एनिमल इज़ अ कॉन्सेप्ट। एनिमल वर्ड अपने आप में कुछ भी नहीं है ना। एनिमल तो लाखों तरह के हैं, है ना। फ्लावर्स भी कई तरह के हैं, गॉड भी कई तरह के हैं। तो वो जो वर्ड है ना, वो अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक आप उसमें कोई एक इमेज ना डाल दें। तो मैंने कहा कि आप भगवान को इमेजिन कीजिए, तो किसी ने माता जी को इमेजिन किया। तो वैसा होता है कि आप पूरी दुनिया को एक साथ बोलेंगे कि भगवान को इमेजिन कीजिए, तो सब अपने अपने इमेजिनेशन में जिसकी भी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, जिसकी भी इबादत करते हैं, वो उसको इमेजिन कर रहे हैं। तो ये वैसा है कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में, अवचेतन मन में कौन है जो पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर चुके हैं। जैसे मैं सच बताऊं तो मैं बालाजी जाऊं या शिरडी जाऊं या किसी भी जगह जाऊं दर्शन करने, तो मैं जब जाके वहाँ से हाथ जोड़ के आँख बंद करता हूँ ना, तो मुझे माता जी ही दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ आया हूँ, पर यहाँ पर माता जी का ही दूसरा रूप बैठा हुआ है तो ये भी वही और गए वहाँ बालाजी। हाँ। तो वो थोड़ा वैसा है कि हमने कैसे चीज़ों को परसीव किया है। अब माता जी को किया है या फिर श्री कृष्ण को किया है, तो उनकी जो टीचिंग्स है, उनकी लर्निंग्स है, उसके बारे में ज़्यादा अवेयर हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो उसी को अपना जीवन जीने का रास्ता बना लिया कि चलो इस स्टाइल में जिएंगे। तो अब इतना एजुकेटेड भी नहीं है ना लोग कि हर ईश्वर के बारे में उन्हें उनकी जानकारी हो। कि जहाँ तक मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि आप काफ़ी चीज़ों को डेप्थ में समझते हैं। इतना डेप्थ में अगर कोई इंसान समझने लगे, सच में उसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही ना। यही प्रॉब्लम्स हैं जो आप देख रहे हैं समाज की, उनको आप सॉल्व कर रहे हैं। आज आप इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, लोगों को राय देते हैं, साथ में आप कोच भी बना रहे हैं समाज में। ये तभी संभव है जब हम कन्फर्मेशन बाइज्ड ना हो। कन्फर्मेशन बाइज्ड मतलब कि मैंने अगर किसी चीज़ को ऐसा मान लिया है कि मैं तो सच ही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही है जो भी है, जो दिल में होता है वो मन में होता है, वही कुछ लोगों का फेक डायलॉग। हाँ, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब मेरा जो आइडिया है, मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वही सही है, बाकी तुम जो कह रहे हो वो सब मेरे समझ से बाहर है। तो जैसे ही इंसान ऐसा हो जाता है ना, तो उसकी नया सीखने की और समझने की क्षमता है ख़त्म है। क्योंकि मैंने जो आज तक माना है, मैं उसी को सच मानूंगा ज़िंदगी भर। सही बात है। तो कन्फर्मेशन बाइज्ड मतलब मैंने देख लिया कि समाज में इस तरह से जीना गलत है, तो मैं उसको हमेशा गलत ही कह रहा हूँ। क्या मैंने किसी और को सुना उस बारे में कि इसी चीज़ पर किसी और की क्या राय है या कोई और क्या बोलता है, दूसरा पक्ष नहीं जानने की कोशिश करें। तो जब आप कन्फर्मेशन बाइज्ड नहीं होते हो, मान लीजिए आज मुझे कोई ज्ञान है भी, बट उसके बाद भी मैं इस बात के लिए ओपन रहता हूँ कि अगर आपको कुछ और पता है तो प्लीज़ बताओ। प्लीज़ बताओ। हो सकता है कि मुझे ना पता हो। सही बात है। तो जब हम ओपन होते हैं एक दूसरे के आइडियाज़ और परसेप्शंस को सुनने के लिए, तो हमारा जो होरिजोन है हमारे ज्ञान का और समझ का, वो बढ़ जाता है। तो ज्ञान तो अपार है, पर हम उसको रिसीव करने नहीं बैठे हैं, हम उसके साथ डिबेट करने बैठे हैं। रिसीव अच्छा किया आपने। हाँ, मतलब हमको ऐसा लगता है कि आओ और मुझसे बहस करो, मुझे हरा के दिखाओ। अरे भाई, मैं तो चाहूँगा कि कोई आए और मुझसे थोड़ा ज़्यादा मुझे बता दे। तो बस इतना सही है। अच्छा, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पॉडकास्ट को ऐसे लंबा करते जाऊं, 1 2 3, अभी बहुत सारे क्वेश्चन्स मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई थी आपके आने से पहले, उसमें से मैंने कुछ नहीं पूछा है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने पूछा है और 10-12 क्वेश्चन अभी पड़े हुए हैं। अगले पॉडकास्ट में मैं जब आपको बुलाऊंगा उन पर भी बात करूंगा। आज तो बिल्कुल करेंगे, ऐसे चला है, दिल की बातें निकली हैं। और मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि विकास, योर विकास नाम इनका है इंस्टाग्राम पर। आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, योर विकास। योर विकास आप एक बार जाकर देखिए। मैं खुद इनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ और खुद बड़े इन्फ्लुएंसर जो मेरे दोस्त हैं इनसे प्रभावित इनकी बातों से। एक बार बस जाकर इनकी प्रोफाइल पर विजिट करिए और देखिए कि ये बोलते क्या हैं। कई बार ऐसा होता है ना, इंसान बेहतर होता है तभी इंसान उसको सजेस्ट करता है। जैसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आपकी बातें ना इंसानों को चेंज करती हैं, थॉट प्रोसेस को ही चेंज करती हैं। कम एज में ना 45-50 साल का भी आदमी आपकी बातों से सुनकर अपनी लाइफ को बना सकता है।
यहाँ चाहे 18 साल का है, 19, 22 से 24, एक बार चाहे आप जाकर देखिए जरूर। और मैं चाहता हूँ अगले पॉडकास्ट में आप आएंगे जब, बहुत तो बहुत और शुक्रिया भी बेहतर मयंक भाई, चीज़ों के बहुत बारे में मज़ा आया और मुझे बहुत खुशी है मतलब जो आपने मेरे बारे में कहा। और एक बहुत और चीज़ बड़ी ऑडियंस बात से है। कहना चाहता हूँ, अपनी लिस्ट बना दो कमेंट्स में कि पूछना क्या है आपको नेक्स्ट, जिससे मैं और ज़्यादा वर्क करके हार्ड क्वेश्चन इनसे पूछूं, फिर देखते हैं कैसे क्रॉस मारते हैं। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो कोई नहीं, अब की बहुत हार्ड पूछेंगे सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जस्टिफाई करूँ उन क्वेश्चंस के साथ। बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद खुशी है आपका। और आई रियली विश कि लखनऊ बार बार आना हो और आपसे बार बार मिले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।